नमस्कार दोस्तों। सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। सब साथी अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, अच्छे से तैयारी चल रही है, अच्छे से रिवीजन चल रहा है। और हमारा भी प्रयास है कि जितना हो सके आपके लिए कुछ करें। तो आपके लिए सोलोड पेपर भी बार बार मैसेज आते हैं कि सर सारे मॉडल आप फ्री करवा दो। हमने पहले ही, आप साथी टेलीग्राम से जुड़ जाओ। हमारी सारी न्यूज़ है वो टेलीग्राम पर डाली जाती है। तो टेलीग्राम पर आपको जैसे हम डालेंगे आपको पता लग जाएगा क्या चीज़ डाली है, या कोई विशेष मैसेज डालते हैं कि कौन सा चीज़ फ्री करवाई जाएगी। तो सोलिड पेपर है और मॉडल टेस्ट पेपर 15 के 15 पूरा का पूरा आपको यूट्यूब पर फ्री मिलेंगे। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप तो अच्छे से तैयारी करो, एक बार इनको देख लेना, क्यों इन आए हुए क्वेश्चनों से खूब लाइनें उठाई जाती है। और मॉडल टेस्ट पेपर भी हमने अच्छे सत्र का एक मीडियम लेवल रख के तैयार किया है, और फर्स्ट पेपर में मीडियम लेवल ही आता है। ठीक है, इतना हाई लेवल नहीं है अपना। फर्स्ट पेपर में आप देखोगे ना, कभी पूछ लिया कि टोटल सांसद कितने हैं, तो अपन को पता है लोकसभा के 25 है, 10 राज्यसभा के हैं। तो कॉमन सामान्य सी एक सोच है कि टोटल 35 है, तो जल्दबाजी में लोग 25 कर देते हैं। तो इस तरह से कोई हाई लेवल नहीं रखा जाता है, थोड़ा समझ बेस जो क्वेश्चन है वो रखे जाते हैं पॉलिटिकल के, उसी हिसाब से हमने पूरा पूरा। और एक कई बार के तथ्य की भूल से कोई मुहावरा या कोई लोकाक्ति एक दो मॉडल पेपर में उठा लिए गए हैं गलती से, तो एक क्वेश्चन है वो 4 हो गए दूसरे। तो उनकी ज़्यादा अपन को उन पे ध्यान नहीं देना है। हमें पता है कोई गलती हो भी जाती है तो बाद में हमें पता लग जाता है कि ये छोटी मोटी गलती हो गई। और ये कई बार पढ़ाते समय कि अपन बोलते तो सही हैं और उनकी व्याख्या भी अच्छे से कर देते हैं, तो कई बार दूसरा साथी आने वाला होता है तो उसकी तरफ ध्यान हो तो टिक दूसरे पे हो जाता है। तो हाँ, बोल भी गलत रहे हैं और व्याख्या भी गलत कर रहे हैं, फिर आप कमेंट कर दिया करो कि भी सर ये आपने ये गलत कर दिया है। तो आपका सुझाव है वो सादर आमंत्रित है। तो अब अपन शुरू करते हैं मॉडल पेपर 10। आज मॉडल पेपर है 10 अपन है हल करने वाले हैं। पहले 5 क्वेश्चन पॉलिटिकल के हैं, फिर 10 क्वेश्चन है वो करंट जीके के हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो भारत है वो लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, बिल्कुल लोकतंत्र है, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन। भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है, बिल्कुल संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, आंतरिक और बाह्य दोनों क्षेत्रों में जनता फैसला लेती है। जनता मतलब जो उन्होंने प्रतिनिधि चुने हैं उनके माध्यम से फैसला लिया जाता है। अब राष्ट्रपति को भी जनता ही चुनती है, वो अलग बात है, वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जो प्रतिनिधि चुने गए हैं वो प्रतिनिधि चुनते हैं, तो चुनना तो जनता नहीं है। तो संपूर्ण प्रभुत्व है दोनों मामलों में, आंतरिक और बाह्य मामलों में। आंतरिक फैसला भी खुद लेगा, बाह्य मामलों में विदेशी संबंधों के संबंध में भी फैसला खुद लेगा। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, बिल्कुल लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याण का राज्य है, बिल्कुल। भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सी होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित का मतलब है भारत में उदारवाद भी है। उदारवाद, उदारवाद का मतलब है स्वतंत्रता। उदारवाद किस पर बल देता है, स्वतंत्रता पर बल देता है। और दूसरा समाजवाद भी है, एक किसी की तरफ नहीं है। जैसे अमेरिका में उदारवाद चलता है और सोवियत संघ था, उसमें पूरी तरह समाजवाद था। ठीक है ना, वो सारी सारी उदारवाद में क्या स्वतंत्रता होती है, निजी पर ज्यादा बल दिया जाता है। समाजवाद, अगर केवल समाजवाद हो तो सारी सारी व्यवस्था है, सारी सारी संस्थाएं हैं वो राज्य के नियंत्रण में होती है। ठीक है, चाहे सरकारी सारे स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, सब क्या है सरकार के राज्य के नियंत्रण में होते हैं। राज्य आश्रित व्यवस्था भी कह सकते हैं। तो समाजवाद, समाजवाद है वो समानता पर बल देता है, समानता पर बल देता है। अपने दोनों ही है। ठीक है, आपने उदारवाद भी है और समाजवाद भी है, दोनों मिश्रित है। ठीक है ना, दोनों को अपनाया आपने। जैसे अपने न्यायिक सर्वोच्चता नहीं है, न संसदीय संपूर्ण होता है, दोनों को ही अपनाया अपने, दोनों ही है। लेकिन सर्वोच्च है वो संविधान है। ठीक है, अपने संविधान सर्वोच्च है। तो अपने निजी भी संस्थाएं चल रही है और सरकारी संस्थाएं भी चल रही है। प्राइवेट स्कूल भी चल रहे हैं, सरकारी स्कूल भी चल रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी चल रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल भी चल रहे हैं। तो हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। तो समाजवाद ये कल्याणकारी राज्य का मतलब है समाजवाद, तो हमारे समाजवाद भी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4 सही है, तो द हो जाएगा अपना उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आती है जब, मंत्रिपरिषद कब अस्तित्व में आती है, जब बहुमत दल के नेता को चुन लिया जाता है, ठीक है, और वो शपथ ले लेता है पद की, ठीक है ना, उसके बाद दूसरे मंत्री पद की शपथ लेते हैं। तो इसमें लिखा है प्रधानमंत्री अपने पद से त्याग पत्र दे दे, प्रधानमंत्री अपने पद से त्याग पत्र देते ही पूरी पूरी कार्यपालिका चली जाएगी, पूरी पूरी मंत्री परिषद ही चली जाएगी। प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर, प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर भी पूरी की पूरी मंत्री परिषद चली जाएगी, और प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे तो भी पूरी पूरी मंत्री परिषद कार्यपालिका चली जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, एक मंत्री इस्तीफा दे सकता है, हाँ अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद या एक मंत्री के खिलाफ भी लाया जाता है और पारित हो जाता है, फिर भी पूरी मंत्रिपरिषद चली जाती है। लेकिन अगर कोई मंत्री इस्तीफा दे देता है, जैसे किसी पे कोई दाग लगा, कोई दबा लगा, तो उनसे इस्तीफा ले लिया जाता है, क्योंकि नहीं तो पूरी पूरी मंत्रिपरिषद को जाना होता है बाद में, ठीक है। राष्ट्रपति त्याग पत्र दे देता है, इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपने क्या है, संसदीय व्यवस्था है। प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ ले लेता है। प्रधानमंत्री किसको बनाया जाता है, जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता है या राज्यसभा में, ठीक है ना। मेन लोकसभा को देखा जाता है कि लोकसभा में बहुमत दल कौन सा है, लोकसभा में बहुमत दल है वो कौन सा है। अगर एक दल को बहुमत नहीं मिला है तो गठबंधन दल का नेता, गठबंधन दल का नेता, गठबंधन कर लिए जाते हैं, 3-4 दल मिलके और सरकार बनाते हैं, तो फिर वो गठबंधन दल का, जो गठबंधन में दल आते हैं, वो जिसको नेता चुनते हैं वो प्रधानमंत्री बनता है। हाँ, वो लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है। एक का सदन का सदस्य होना पड़ेगा, अगर नहीं है तो 6 महीना के अंदर उसको सदस्यता लेनी पड़ेगी, नहीं तो बाद में उसको पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री है ना, तो प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा दे देता है, मृत्यु हो जाता है, किसी कारण भी पद खाली हो जाता है, तो पूरी पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, फिर नई सरकार का गठन होता है। जिस आदमी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है वो अपने हिसाब से मंत्री वगैरह बनाता है, ठीक है। लेकिन एक मंत्री इस्तीफा दे दे, एक मंत्री की मृत्यु हो जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, अविश्वास अलग चीज है, ठीक है, अविश्वास पारित हो जाए तो फिर तो पूरी मंत्रिपरिषद चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा, दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है, तो वो डॉक्टर राधाकृष्णन जी है। पहले निर्विरोध व्यक्ति, 2 बार इनका कार्यकाल रहा। 2 व्यक्ति ऐसे हैं, एक हामिद अंसारी जी है, हामिद अंसारी जी हैं जो 2 बार कार्यकाल रहा। 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनका 2-2 बार ये इस पद पर रहे। पहले व्यक्ति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे, 2 बार रहे, दोनों बार निर्विरोध रहे, 2 बार बने, दोनों बार निर्विरोध चुने गए थे, निर्विरोध चुने गए थे, निर्विरोध चुने गए थे। उससे पहले सिस्टम क्या था, मूल संविधान में राष्ट्रपति के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान था कि संयुक्त बैठक होगी, संयुक्त बैठक होगी लोकसभा और राज्यसभा की, और संयुक्त बैठक के माध्यम से उपराष्ट्रपति का, अच्छा राष्ट्रपति वाला है, चलो, तो दूसरी बार ये राष्ट्रपति बने, ठीक है। पहली बार निर्विरोध चुने गए, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए यह था कि संयुक्त बैठक होगी और संयुक्त बैठक में उपराष्ट्रपति चुने जाएंगे। लेकिन ये पहले व्यक्ति थे तो 2 बार निर्विरोध रहे, 1962 तक ये रहे, 1962, और 1961 में संविधान संशोधन करके, 1961 में 11वां संविधान संशोधन करके, 11वां संशोधन करके ये प्रावधान हटा दिया गया। और अब जो इस उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। निर्वाचन मंडल में दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, निर्वाचित वाला शब्द नहीं है, दोनों पूरे सदस्य भाग लेते हैं, सारे सदस्य भाग ले लेते हैं, चाहे वो मनोनीत हो चाहे वो निर्वाचित हो। इसके बाद हिदायतुल्ला जी है, शंकर दयाल शर्मा जी है, 4 व्यक्ति कहें तो 3 और नहीं तो 4 उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं। 2 बार डॉक्टर राधाकृष्ण जी, 1 बार हिदायतुल्ला जी जो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे थे 1969 में, और एक है शंकर दयाल शर्मा जी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। और दूसरे राष्ट्रपति थे ये, दूसरे राष्ट्रपति, पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त है। ये चीजें देखने हैं साथियों, आपको शर्त पूछ रहा है, योग्यता पूछ रहा है, ये दोनों शब्द अपना आप में अलग है, ठीक है। तो वह भारत का नागरिक हो, ये योग्यता है, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये योग्यता है, ये दोनों है वो योग्यता है।
और एक योग्यता है वो ये है कि वो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा सदस्य तीसरी जो योग्यता है वो लोकसभा सदस्य बनने की योग्य रखता हो। ये 3 योग्यताएं ये है अनुच्छेद 58 में। अनुच्छेद 58 में और जो शर्त है वो अनुच्छेद 59 में। जो शर्त है वो अनुच्छेद 59 में। ठीक है, अनुच्छेद 59 में। तो इनमें आपको द्वंद्व में नहीं फंसना है। ठीक है ना। जो देखो उपराष्ट्रपति के लिए अपन को शर्तें पूछी है, तो शर्तें कौन सी है? वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ये भी शर्त है। वह बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा, बिल्कुल ये भी सत्य है। तो अपना उत्तर हो गया केवल 3 और 4। ठीक है। और तीसरी शर्त की बात करें तो वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। संसद के और राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ये क्या है? शर्तें हैं। ये 3 शर्तें हैं। ये अनुच्छेद 59 में ये 3 शर्तें हैं। और अनुच्छेद 58 में शर्तें 1-2 और भी हो सकती है, लेकिन जो योग्यता में 3 ही है। वह भारत का नागरिक होगा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा। मतलब कहीं न्यूनतम लिख देता है, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होगी या 35 वर्ष पूरी कर चुका होगा, और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता। तो ये है योग्यता संबंधी, ये अनुच्छेद 58 में। अपन को शर्तें पूछे तो ये शर्तें 2 है, और तीसरी ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, चाहिए वो संसद का हो चाहे विधानमंडल का हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ एड होक न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैं। स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपबंध नहीं होता। न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है। नहीं, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता। तब ये अपने डायरेक्ट सिलेबस में है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। किसकी नियुक्ति की जाती है? तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति कौन करता है? सीजीआई करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से करता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से कौन करता है? सीजीआई करता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से अनुच्छेद 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। क्यों करता है? न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों के कोरम नहीं होता तब करता है। ठीक है ना, कोरम पूर्ति करने के लिए। गणपूर्ति कह दियो, कोरम कह दियो। ठीक है। अब क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है वो करंट जीके के। वर्ष 2025 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित राजस्थान के व्यक्तियों में शामिल नहीं है या नहीं है? ये आपको जरूर देखना है, अंडरलाइन कर लेना है। बेगम बतूल भी है, सिनकाफ निजाम भी है, बैजनाथ महाराज भी है, लेकिन अली गनी मोहम्मद ये नहीं है। तो अपना उत्तर हो जाएगा 4। 3 व्यक्ति है जिन्हें बेगम बतूल, सिनकाफ निजाम और बैजनाथ महाराज जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब इनमें से ये भी पूछ सकता है कौन सा है जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, तो किसी एक व्यक्ति का भी नाम दे सकता है। तो ये ध्यान रखना होता है। बड़े बड़े थोड़े ये आंकड़े आप देख लोगे ना, तो कहीं ना कहीं परीक्षा में आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। 10-15 क्वेश्चन आप आराम से दूसरों से बोनस ले पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान किस राजस्थानी को दिया गया? वो डॉक्टर रामनिवास को दिया गया है। ठीक है ना। प्रवासी भारतीय दिवस 7 से 9 जनवरी के मध्य मनाया जाता है। 7 से 9 जनवरी के मध्य मनाया जाता है। पहले ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने इसे 2 वर्ष से अब 2 वर्ष बाद मनाया जाता है। 2025 में हो गया तो अब 2027 में मनाया जाएगा। अब 2027 में मनाया जाएगा। ये क्यों मनाया जाता है? जब गांधी जी पहली बार 9 जनवरी 2015 को 9 जनवरी
1915 को 9 जनवरी 1915 को जब भारत लौटे थे तो उसके उपलक्ष्य में इसकी शुरुआत की थी, प्रवासी भारतीय दिवस की 9 जनवरी। तो 7 से 9 जनवरी के विजय मनाया जाता है। ठीक है, 2 वर्ष से, अब ये 2 वर्ष से मनाया जाता है, पहले प्रतिवर्ष मनाया जाता था, अब ये 2027 में मनाया जाएगा। ठीक है, तो डॉक्टर रामनिवास को ये सम्मान दिया गया है राष्ट्रपति महोदया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु गठित मंत्रिमंडलीय जो उप समिति बनाई गई है उसके संयोजक किसको बनाया गया है? मदन दिलावर को बनाया गया है, जो शिक्षा मंत्री है, जो शिक्षा मंत्री है, जो शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री, जो स्कूल शिक्षा मंत्री है। शिक्षा मंत्री का सीधा आपको पूछ ले, सीधा शिक्षा मंत्री तो स्कूल वाला ही होगा। हाँ, उच्च शिक्षा मंत्री पूछ ले तो अलग से फिर अपना उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बेरवा जी है। ठीक है, तो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री भी है और उच्च शिक्षा मंत्री भी है। ठीक है, तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी को बनाया गया है। जो पंचायतों का पुनर्गठन हो रहा है, नई पंचायत समिति बनाई जाएगी, नई पंचायतें बनाई जाएगी, उसके में एक मंत्रिमंडल की उप समिति बनाई गई है, उसका संयोजक है मदन दिलावर को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 जनवरी 2025 को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, देखो एक तो होता है निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त, ये अपने एक सदस्यीय है। निर्वाचन आयोग, जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो एक सदस्यीय एक व्यक्ति होता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त। ये राज्यपाल नियुक्ति करता है इसकी। ठीक है, लेकिन ये मुख्य जो निर्वाचन अधिकारी होता है, राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग के एजेंट के रूप में काम करता है। जो लोकसभा विधानसभा के चुनाव है वो राज्य में ये प्रभारी होता है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। इसका लोकसभा और राज्यसभा के, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में कोई रोल नहीं होता है। विधानसभा के चुनाव में इनका कोई ही रोल नहीं होता है। ये काम कौन संभालता है? ये संभालता है, राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी संभालता है। ये एजेंट के रूप में काम करता है, ये केंद्र सरकार नियुक्ति करती है इसकी। ठीक है, ठीक है, ये पूरे राज्य का देखता है। ये पंचायती राज से संबंधित हो, नगर निकायों से संबंधित हो, वो काम देखता है। ठीक है, स्थानीय निकायों के जो चुनाव है उससे संबंधित देखता है। किसे राजस्थान स्टेट इलेक्शन आइकॉन घोषित किया था? तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने किसे किया था? तो ये किया था नीरज चौधरी को। नीरज चौधरी कौन है? पर्वतारोही है, चर्चा में, काफी चर्चा में है, पर्वतारोही है, पर्वतारोही है। और साथ में ये जल संसाधन विभाग में एक्शन भी है। ठीक है ना, जल संसाधन विभाग में एक्शन है, सहायक अभियंता भी है और एक पर्वतारोही है। ठीक है ना, राजस्थान के ये सीकर जिले से है, नीरज चौधरी का संबंध है वो सीकर जिले से है, राजस्थान के सीकर जिले से है। इन्हें मुख्य, राज्य के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है उसके द्वारा राजस्थान स्टेट इलेक्शन आइकॉन घोषित किया गया है नीरज चौधरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज के पुनर्गठन के अनुसार अब एक पंचायत समिति कितनी ग्राम पंचायत हो? हमने पीछे स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आया था, स्टार्टिंग में मॉडल शुरू किए थे, उसमें हमने पढ़ा था कि ग्राम पंचायत या राजस्व गांव कितने पे बनाया जाएगा, ये आपको देखना है। ग्राम पंचायत कितनी संख्या पे है, राजस्व गांव हमने पढ़ा था 150, 100। ठीक है ना, सामान्य क्षेत्र में 150 और जो आदिवासी क्षेत्र है उसमें 100 पर राजस्व गांव घोषित किया जाएगा। वो अपने शब्द देखा था, ये राजस्व गांव मतलब होता है उस राजस्व गांव घोषित होने पर उनको जो बिजली पानी की सुविधा है वो मिलती है। ठीक है, नहीं तो नहीं मिलती। पंचायती राज के पुनर्गठन के अनुसार अब एक पंचायत समिति है वो कितनी ग्राम पंचायतों पर बनेगी? तो वो 25 ग्राम पंचायतों पर बनेगी। पहली कोई 50 पे है, कोई 52 पे है, कोई 46 पे है, इस तरह से थी। तो अब है 25 पर एक पंचायत समिति बनाई जाएगी। पंचायत समिति मतलब खंड स्तर पर। ठीक है ना, मेहता जी ने, बलवंत राय मेहता जी ने 3 स्तर बताए थे, ग्राम पंचायत, खंड स्तर और जिला स्तर। तो खंड स्तर पर होती है पंचायत समिति, ब्लॉक स्तर कह दो। ठीक है ना, खंड स्तर या ब्लॉक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? भूजल स्तर में गिरावट रोकना है। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान का मुख्य उद्देश्य है वो भूजल स्तर में जो गिरावट हो रही है उसको रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश के किन 2 शहरों में वर्ष 2025 में जीएसटी ट्रिब्यूनल बेंच खोला जाएगा? किसमें खोला जाएगा? जयपुर और जोधपुर में, क्योंकि उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ है वो जोधपुर में है, खंडपीठ है वो जयपुर में है। ठीक है,
तो जीएसटी 2025 में जीएसटी ट्रिब्यूनल बेंच खोला जाएगा और जयपुर और जोधपुर में खोला जाएगा। जीएसटी का मामला अभी चर्चा में है, वो न्यायाधीश वाला मामला हुआ था ना सुप्रीम कोर्ट में, पैसे जले थे घर में वो, ठीक है, वो कमेटी बैठी थी। राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी के कितने विधायक हैं? तो वर्तमान में 4 विधायक हैं, पहले 3 थे प्लस एक उपचुनाव से, उपचुनाव हुए उनमें 1 सीट और आ गई, तो टोटल कितने विधायक हैं? 4 विधायक हैं। उदयपुर में स्थित किस खनन कंपनी को लगातार दूसरी बार, लगातार क्या है, दूसरी बार विश्व की पहली सस्टेनेबल और माइनिंग कंपनी घोषित किया गया है? तो वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2025 में कौन सा गणतंत्र दिवस था? 76वां था। का राज्य स्तरीय जो समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो वो कहाँ पे आयोजित किया गया था? उदयपुर में। क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, क्योंकि बहुत सारे साथी जयपुर के आधार पर रहेंगे कि राजधानी है वो जयपुर है तो जयपुर कार्यक्रम होगा, ठीक है, तो ये उदयपुर में कार्यक्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आगे राजस्थान इतिहास के रोहित सर करवाएंगे। जी सभी को नमस्कार। चलिए अपना प्रश्न है, गणेश्वर की खुदाई के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करना है। गणेश्वर सभ्यता है आपकी कांतली नदी के किनारे, नीम का थाना, सीकर के अंदर पड़ती है, ठीक है। कथन दिए गए उनमें से असत्य कौन सा है? गणेश्वर में राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा की गई खुदाई में लगभग 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति प्रकाश में आई है। यहाँ हड़प्पा से तांबा प्राप्त किया जाता था। गणेश्वर तांबे की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है। गणेश्वर नीम का थाना में कांतली नदी के तट पर खोजी गई है। अब देखिए पहला जो कथन दिया गया है, अब यहां पर क्या है, अपने जो किताबें वगैरह पढ़ते हैं उसके अंदर जो कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार इसकी जो आयु लगभग 2800 ईसा वर्ष पूर्व मानी जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 5000 दे दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है अगर और उत्खनन किया जाए तो वहां पर अवशेष मिल सकते हैं। लेकिन दूसरा कथन पढ़िए तो एक बार इसको अपने सही मान लेंगे। अगला देखिए, यहाँ हड़प्पा से तांबा प्राप्त किया जाता था। अब ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यहाँ गणेश्वर से क्या है, आपकी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को क्या है, तांबा वहां पर भेजा जाता था। तो यहां पर क्या दे रखा है, हड़प्पा से तांबा प्राप्त किया जाता था। ये भारत के अंदर ताम्र युगीन सभ्यताओं की क्या है, गणेश्वर सभ्यता को जननी माना जाता है। यानी यहां से बाहर विदेशों को भी क्या है, तांबा यहां से भेजा जाता था। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये लीजिए। फिर है गणेश्वर तांबे की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है, बिल्कुल बात सही है। इसे पुरातत्व का पुष्कर बोलते हैं, ठीक है। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी बोला जाता है। फिर है गणेश्वर नीमका थाना में कांतली नदी के तट पर खोजी गई थी, ये बात भी ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर 3 कथन सही हो जाएंगे, ये अपना गलत होगा। बाकी अनुमानित है, जो किताबें वगैरह हैं वहां पर इसका जो टाइम पीरियड है वो लगभग 2800 ईसा वर्ष पूर्व माना जाता है, ठीक है, याद रख लेना। और इसका जो उत्खनन कार्य किया था वो किया था आपके रतन चंद्र अग्रवाल, और बाद में उनके साथ एक और व्यक्ति का नाम आता है विजय कुमार, ठीक है। तो रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार। यहाँ पर जो तांबा मिलता है उसके अंदर 99% क्या है, शुद्धता पाई जाती है। यहाँ पर पत्थरों के बने हुए बांध मिले हैं, मछलियों को पकड़ने के लिए वो कांटे बने हुए हैं तांबे के। तो तांबे के बहुत सारे उपकरण यहाँ पर अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो बी नंबर जो अपना उत्तर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा विवेक से करने वाला था, बिल्कुल आसान। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध कवि, नाट्यकार और लेखक राजशेखर की नहीं है? जब अपने प्रतिहार शासक पढ़ते हैं, ठीक है, प्रतिहार शासक महेंद्र पाल, उनके दरबार के अंदर थे ये, ठीक है। और मैंने आपको जब प्रतिहार पढ़ा था तब भी बताया था, राजशेखर की रचनाएं काफी बार पूछी जाती है, ठीक है। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, प्रभावक चरित्र और बाल रामायण। तो इनकी जो सबसे ज्यादा बार पूछी गई है, एक तो आपकी कर्पूर मंजरी, एक काव्य मीमांसा। इसके अलावा इनकी जो आपकी बाल रामायण,
इसके साथ याद रख लेना बाल भारत हरविलास, ठीक है, भुवन कोश और विशाल भंजिका, ये सभी किसके आपके राजशेखर की है। जो आपके प्रतिहार शासक थे महेंद्रपाल प्रतिहार, इनके टाइम में भी रहे, उनके बाद में जो आगे शासक बने उनके टाइम में भी रहे। तो ये भी है, ये भी है। सी नंबर प्रभावक चरित्र नहीं है। अगला है राणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष से संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य है। सत्य कौन कौन से देखिए, अकबर ने राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जहाजपुर की जागीर प्रदान की। ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इनके जो पिता थे उदय सिंह जी, उन्होंने भी क्या है अपनी रानी के प्रभाव में आकर जगमाल को क्या है अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन उस समय जो मेवाड़ के जो सामंत थे उन्होंने, या मेवाड़ की जो जनता है, उन्होंने इस जगमाल को स्वीकार नहीं किया और गोगुंदा के अंदर क्या है आपके महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया गया 28 फरवरी 1572 के दिन, और इनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तो ये बात तो ठीक है। बाद के अंदर क्या है, ये जो जगमाल है ये चला जाता है आपके अकबर के पास, और आप जानते हो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में संघर्ष चला था। इन्होंने कभी भी आजीवन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो अकबर क्या है इसको जहाजपुर की जागीर प्रदान करते, ये कथन बिल्कुल ठीक है। मान सिंह के चले जाने के पश्चात राणा प्रताप ने गोगुंदा को पुनः हस्तगत कर लिया, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इतिहासकार ये मानते हैं क्योंकि महाराणा प्रताप ने छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। हल्दी घाटी का जो युद्ध है कुछ विद्वान मानते हैं भी वो अकबर जीता, लेकिन अधिकांशतः जो विद्वान है उनका ये मानना है ये अनिर्णायक युद्ध था। ठीक है, ये छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग कर रहे थे उस समय। तो इनके जाने के बाद गोगुंदा को क्या पुनः हस्तगत कर लिया, ये बात ठीक है। अगला देखिए, राणा प्रताप ने ईडर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने को उकसाया, ये भी ठीक है। फिर देखिए, राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास 1584-85 में छेड़ा गया था, जब जगन्नाथ कछवाहा को एक बड़ी सैन्य टुकड़ी के साथ भेजा गया। बिल्कुल, अकबर के द्वारा अंतिम रूप से जगन्नाथ कछवाहा को भेजा गया था, और ये क्या था, एक अंतिम अभियान मान सकते हो। इसके बाद क्या है, इनके बीच में कोई संघर्ष नहीं रहा। तो ये कथन भी क्या है आपका ठीक है। तो ये तो चारों ही ठीक है भी, 1 2 3 4 ए नंबर ऑप्शन होगा। चारों कथन क्या है आपके ठीक है। चलिए, राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद कब सर्जित किया गया। एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, ठीक है। एजीजी कब, एजीजी का जो पद है वो कब स्थापित किया गया था। आप जानते हो पहले क्या है, ये अपना जो राजस्थान है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के अंदर आता था, इस पर नियंत्रण आगरा से रखा जाता था। बाद में यहाँ पर क्या है, क्योंकि राजाओं के साथ संधियां होने लगी थी, आपके वेलेजली के टाइम क्या है साइक संधियां हुई, फिर हेस्टिंग के टाइम आरसित वो वाली संधि होगी आपके, ठीक है। उसके बाद के अंदर अपने चले, फिर इन्होंने क्या है यहाँ पर, क्योंकि अपने राजस्थान के अंदर जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, इस वजह से क्या है, जैसे आपका मेरवाड़ा वाला इलाका हो गया, अजमेरवाड़ा और उदयपुर की साइड ये भील वगैरह ज्यादा थे, तो राजाओं के साथ तो क्या इनकी संधि हो गई, लेकिन जो जनजाति वगैरह थी वो उन पर क्या है राजाओं का भी नियंत्रण नहीं था। इसलिए क्या है इन्होंने यहाँ पर अलग अलग जगह क्या है नियंत्रण स्थापित करने के लिए बटालियन का भी गठन किया, जैसे शेखावटी ब्रिगेडियर होगी, जोधपुर लीजियन होगी, ठीक है, मेरवाड़ा बटालियन का गठन किया। भीलों को नियंत्रित करने के लिए इन्होंने खेरवाड़ा बटालियन का गठन किया। तो एक प्रकार से यहाँ पर क्या है, पहले इन्होंने ये छोटी छोटी सैन्य टुकड़ियां बनाई, उसके बाद में क्या है जो जितने भी यहाँ पर राजा थे या बड़ी बड़ी जो रियासतें थी वहां पर इन्होंने क्या अपने पॉलिटिकल एजेंट छोड़े, ठीक है, और बाद के अंदर इन पॉलिटिकल एजेंट के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी पद का सर्जन किया था इन्होंने, ठीक है। और ये एजीजी पद का जो सर्जन किया गया पहली बार कब किया गया, आपके 1832 के अंदर। और पहली आपके राजस्थान के जो पहले एजीजी थे वो कौन बने थे, मिस्टर लॉकेट। और आपके जो क्रांति के समय पूछा जाए तो आप जानते हो पैट्रिक लॉरेंस थे, और पहले इनका मुख्यालय कहां पर रखा गया था आपका, अजमेर के अंदर। बाद के अंदर 1845 के आसपास ये अपना क्या है गर्मियों के अंदर जो अपना मुख्यालय है वो कहां रख लेते थे, माउंट आबू के अंदर। तो अपने से पूछा गया है एजीजी पद का सर्जन कब किया गया था, 1832 के अंदर किया गया था। सी नंबर ऑप्शन होगा।
सभी बातें ध्यान में रख लेना। इसका मुख्यालय अजमेर के अंदर होता था। माउंट आबू का कब हस्तांतरित किया गया? 1845 के अंदर। पहले एजीजी कौन थे आपके? मिस्टर लोकेट। और ये अपने क्रांति के अंदर पढ़ चुके हैं, ये वाली जो बातें हैं, एजीजी पॉलिटिकल एजेंट, ये क्रांति के अंदर अपने पढ़ते हैं। अगला है, किसके नेतृत्व में शेखावटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया? उत्तमा देवी, किशोरी देवी, रमा देवी, दुर्गा, ये दुर्गा है भी, दुर्गा देवी शर्मा। तो इसका उत्तर होगा आपकी किशोरी देवी। ये आपके हरलाल खर्रा की पत्नी थी किशोरी देवी। इन्होंने कटराथल के अंदर एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया था, ठीक है, क्योंकि शेखावटी के अंदर जो जागीर प्रथा चल रही थी उसके खिलाफ इनके पति शामिल थे। स्वतंत्रता सेनानियों के अंदर मान सकते हो, विद्रोह कर रहे थे, ये भी उनके साथ थी। जो आपने, अगर आपने ये जो किसान आंदोलन पढ़ा होगा तो वहां पर, क्योंकि पूरा डिटेल से मैं यहाँ पर नहीं बता सकता आपको, आपको पता होगा जो सियोट के ठाकुर थे मान सिंह जी, उन्होंने सेतिया का बास नामे के गांव पड़ता है, वहां की महिलाओं के साथ क्या दुर्व्यवहार किया था। तो उस कारण से क्या है, किशोरी देवी के नेतृत्व में एक बड़ा सम्मेलन हुआ था कटराथल के अंदर। कहां पर? कटराथल, जो कि पड़ता है आपका सीकर के अंदर, जिसके अंदर लगभग 10,000 महिलाओं ने क्या है, भाग लिया था। इस सम्मेलन का जो आयोजन है वो किसने करवाया था? आपकी किशोरी देवी ने करवाया था। और इस आंदोलन के अंदर ये आपकी उत्तमा देवी, रमा देवी जोशी, दुर्गा देवी, ये सभी महिलाएं थी, फूला देवी भी थी। लेकिन मुख्य जो वक्ता का काम किया था वो किसने किया था? आपकी उत्तमा देवी ने। मुख्य वक्ता कौन थी? आपकी उत्तमा देवी। तो इस सम्मेलन का जो आयोजन था वो किसने किया? आपकी किशोरी देवी ने। बी नंबर ऑप्शन, शेखावटी किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ ये। अगला देखिए, सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया? मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर, बसंतगढ़ दुर्ग, सिरोही, लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर, या फिर मैगजीन दुर्ग, अजमेर। ठीक है, तो सर टॉमस रो ने पहली बार जहांगीर से जो मुलाकात की थी वो कहां पर की थी? आपके मैगजीन दुर्ग, अजमेर के अंदर। इसका जो निर्माण है 1570-72 के आसपास किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। मुगलों के टाइम क्या था, ये शस्त्रागार के रूप में काम में लिया जाता था, ठीक है। फिर अंग्रेजों के टाइम भी क्या है, इसको यहां पर इस प्रकार से भी याद रख सकते हो, जैसे राइफल के अंदर, पिस्टल के अंदर अपने जो मैगजीन डालते हैं तो वो अपना बारूद वगैरह सामान यहीं पर रखते थे। तो ये जो मैगजीन दुर्ग है, यहीं पर क्या है, आपके टॉमस रो की मुलाकात हुई थी। इसका जो निर्माण है अकबर ने करवाया था। किसकी याद में करवाया या किसके सम्मान में करवाया? तो वो थे आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। डी नंबर ऑप्शन। अन्य विकल्प आप जानते हो, लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर, इसका निर्माण आपके सूरजमल जी ने करवाया है, ठीक है। मिट्टी से बना हुआ दुर्ग है। आपके जो जब अपने पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तो वहां पर आता है इसके जो आपका लॉर्ड लेक है, अंग्रेज जनरल, उसने इस पर लगभग 5 बार आक्रमण किया था लेकिन इसको जीत नहीं पाया था। और मिट्टी से बना हुआ दुर्ग है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा मजबूत है। ज्वार सिंह के टाइम क्या है, इसके अंदर अष्ट धातु दरवाजे लगाए गए थे, वो दिल्ली से जीत कर लाए थे 1765 के आसपास। अन्य बहुत सारी देखने लायक चीजें भी हैं यहाँ पर। बसंतगढ़ दुर्ग ये आपके सिरोही के अंदर बना हुआ है। इस दुर्ग का जो जीर्णोद्धार यानी इसका पुनः निर्माण तो करवाया गया था कुंभा के टाइम, लेकिन राजस्थान के अंदर ये दुर्ग जो गुप्त काल के टाइम का माना जाता है, यानी काफी पुराना दुर्ग है ये, लेकिन इसका जो पुनः निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने करवाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग आपके 1459 ईस्वी आपके जोधा जी ने करवाया था, ठीक है। ये आपके स्थापत्य टॉपिक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्त काल से संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है मंदिर पूछा गया है, कौन सा मंदिर जो है वो गुप्त काल से संबंधित है? सच्याब माता मंदिर ओसिया जोधपुर के अंदर पड़ता है, ये प्रतिहार कालीन है भी। क्या है? प्रतिहार कालीन है। ये जो सच्याब माता है ओस वालों की कुलदेवी मानी जाती है। और सत माता मंदिर आबानेरी दोसा, ये भी गुर्जर प्रतिहार शैली यानी महामारू शैली के अंदर बना हुआ मंदिर है। सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, जिसे अपने राजस्थान का खुजराहो बोलते हैं, ये भी गुर्जर आपके महामारू शैली के अंदर बना हुआ है। तो ये तीनों ही क्या है भी, प्रतिहार या फिर महामारू शैली के अंदर बने हुए हैं। जबकि आपका चारचौमा मंदिर कोटा, यह आपके क्या है, गुप्त शैली में निर्मित है, भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, ठीक है। शिव भगवान का प्राचीन मंदिर है और लगभग ये मान के चलो 4वीं 5वीं शताब्दी के अंदर बना था ये।
ये सभी बाद के हैं। जैसे ये आपका सचाईवाड़ा मंदिर है, 10वीं शताब्दी के आसपास का, ये सारे बाद के हैं। और ये प्रतिहार या महामारू शैली के अंदर बने हुए हैं। केवल ये आपका कोटा वाला जो मंदिर है, चार चौमा मंदिर, और कौन से भगवान का है? शिव भगवान का मंदिर है। अगला देखिए, किसकी बहादुरी के करते हैं? बिट्ठू महा मेहा, अच्छा, बिट्ठू मेहा, बिट्ठू मेहा या मेहा बिट्ठू, जैसे ही समझ लो, कि रावले में उल्लेखित है। मेहा बिट्ठू के रावले जो है उसके अंदर किसका उल्लेख किया गया है? तो उसके अंदर आपके गोगा जी का उल्लेख किया गया है। ठीक है, किसका उल्लेख किया गया है? आपके गोगा जी का। इनके जीवन के ऊपर क्या है, वर्णन वगैरह, जो इनकी महिमा गाई जाती है। ये रावले काफी बार पूछा गया है। मेहा बिट्ठू के रावले कौन से लोक देवता के लिए हैं? तो आपके गोगा जी महाराज के लिए हैं। गोगा जी महाराज आप जानते हो 1946 के अंदर इनका जन्म हुआ है, ददरेवा चूरू के अंदर, जहां पर इनकी शीश मेड़ी बनी हुई है। और अपने हनुमानगढ़ जिला, यहाँ पर आपके गोगामेड़ी के अंदर इनकी धूर मेड़ी बनी हुई है। इनके मंदिर का निर्माण आपके गंगा सिंह जी ने करवाया था। और राजस्थान के जो 5 आपके पंच पीर हैं उनमें शामिल है। इसके बाद आपके रामदेव जी, इनका मंदिर उड़ूकास में, बाड़मेर में इनका जन्म है। और रामदेवरा में इनका मेला बढ़ता है। तेजा जी, इनका जन्म आपके खड़नाल में हुआ है, परबतसर में विशाल मेला लगता है। और हड़बू जी, ये भी क्या है आपके, तेजा जी 5 पीरों में शामिल नहीं है। 5 पीरों में आपके केवल गोगा जी हो गए, हड़बू जी हो गए, पाबू जी हो गए, और मेहा जी मांगलिया हो गए। ठीक है, आपके जो तेजा जी हैं ये 5 पीरों में शामिल नहीं है। कई बार प्रश्न ये पूछा गया, ध्यान रखना। अड़बू जी है, ये भी क्या है आपके रामदेव जी के क्या है, मोसेरे भाई हैं। इनका जो मेला बढ़ता है आपके बैंकटी फुलोदी के अंदर बढ़ता है। ठीक है, और इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से उस त्योहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्रावण मास की पूर्णिमा को बनाया जाता है, ऐसा त्योहार कौन सा है? बिल्कुल आसान है भी, दीपावली। ये तो कार्तिक अमावस्या को बनाया जाता है, कार्तिक अमावस्या को। होली है आपके फाल्गुन पूर्णिमा। फिर आपके महाशिवरात्रि, ये भी आपके फाल्गुन कृष्ण तेरस को मनाया जाता है। ठीक है, और रक्षाबंधन आपके श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है, याद रख लेना आप। ये दोनों तो आसान ही है, कार्तिक फागण, और ये फागण की कृष्ण पक्ष का मतलब होता है अंधेर पंख। ठीक है, शुक्ल पक्ष का मतलब आपका श्वेत पक्ष। वाद्य यंत्र जो कच्छी घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, ये काफी बार प्रश्न पूछा गया अभी, कच्छी घोड़ी नृत्य के अंदर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? कच्छी घोड़ी आप जानते हो अपने शेखावाटी पूर्वी नागौर के अंदर प्रसिद्ध है। एक व्यावसायिक नृत्य है, विवाह के अवसर पर किया जाता है, और पुरुष प्रधान नृत्य है। दोनों तीनों बातें ध्यान रख लेना। शेखावाटी कहां किया जाता है? शेखावाटी। ठीक है, पुरुष प्रधान नृत्य है, व्यावसायिक नृत्य है। इसके अलावा इसके अंदर कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? झांझ, जो कि आपका क्या है, घन वाद्य है। ठीक है, वाद्य यंत्र आपके 4 प्रकार के, एक तो तत्वाद जो तार से बने हैं। ठीक है, एक अवनद जो खाल से मंडे जाते हैं, और एक है आपका, क्या हो गया अभी? ठीक है, अवनद जो खाल से मंडे जाते हैं, तत्वाद जो तार से बने हैं। बंसी जी, अभी छोटा सा टेक्निकल इश्यू हो गया था। ठीक है, झांझ क्या है आपका, घनवाद है। एक आते हैं आपके तत्वाद, दो जो आपके तार से बने होते हैं। एक आता है आपका सुशिर, जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है। ठीक है, अवनद जो खाल से मंडे जाते हैं।
और एक आपके घनवाद, जिससे घुंघरुओं की आपकी पट्टी होगी, ठीक है। तो इसके अंदर आपके कच्ची घोड़ी के अंदर जहाज का प्रयोग किया जाता है, व्यावसायिक नृत्य है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। शेखावाटी पूर्वी नागौर क्षेत्र के अंदर प्रसिद्ध है। और जो कलाकार है वो एक बांस की सजी हुई घोड़ी है, वो पहनते हैं कमर के अंदर, और पुरुष आपके दूल्हे का वेश धारण करते हैं। आकर्षक नृत्य है एक प्रकार से। झांझ। अब बाकी ये देख लेना, वाद्य यंत्र में कई बार पूछ लिया जाता है ये, जैसे अलगोजा हो गया, सुरनाई हो गया, ये क्या है आपके सुसिर यानी फूंक मारकर बजाए जाने वाले हैं। जैसे अलगोजा आपके बाड़मेर के राण का फकीर बजाते हैं, ठीक है। कमायचा आपका तत्ववाद है, क्या है, तत्ववाद है, तार से बना हुआ। जैसलमेर के प्रसिद्ध कमल साकर खां। और ये भी क्या है आपका सुरनाई, सुशिरवाद है। सी नंबर ऑप्शन। अगला देखिए, चलिए अब आपके हिंदी के प्रश्न है। अभी संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। भ्रातृ प्लस में उपकार, भ्रातृपकार, ठीक है। अभी अगला है गति प्लस में अवरोध, गत्यवरोध, ठीक है। वधु प्लस में इच्छा, वधविच्छा, ये गलत है। अभी अब देखिए कितनी छोटी सी मिस्टेक की है। यहां पर जो ये वधु शब्द दिया है ये गलत लिखा है इसने। वधु के अंदर क्या है आपकी मात्रा बड़ी आएगी, ठीक है, मात्रा बड़ी आएगी। एक शब्द आता है वधु, एक बहु शब्द भी आता है। एक बहु ये आता है, एक बहु ये आता है। ये वाला बहु जो घरों के अंदर अपने बोलते हैं, ठीक है, दुल्हन को। और ये बहु का मतलब होता है ज्यादा, ज्यादा के लिए। तो यहां पर क्या है, ये शब्द गलत दे रखा है। वधु इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये बाकी ये बनाकर तो इसने सही लिखा है। वधु प्लस में इच्छा, ऊ के बाद भिन्न स्वर है, यण स्वर संधि का उदाहरण है। अगला है मधु प्लस में अरि, ये भी ठीक है। तो सी नंबर ऑप्शन होगा। क्या होगा, सी नंबर। बाकी सब के अंदर कौन सी संधि आपकी यण स्वर संधि है, आसानी है। अगला देखिए, दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय पूछा है। दर्शनीय शब्द के अंदर आपका दृश्य धातु है, जिसका मतलब होता है देखने योग्य। अनीय प्रत्यय है, कई बार पूछा गया, ध्यान रख लेना। सी नंबर ऑप्शन। अगला देखिए, सुमेलित करना है अपने को। असुर, असुर माने, सुर माने होता है देवता, असुर माने राक्षस यानी आपके दानव हो गए, 2 नंबर। अनल हो जाएगा आग का। असो माने घोड़ा, ये तुरंग दे रखा है, घोड़े का पर्यायवाची होता है। अतिथि यानी पाहुन, 2 1 4 3 देखो कहां पर है, 2 1 4 3, बी नंबर। अगला देखिए, जो कुछ न जानता हूं के लिए एक शब्द अल्पज्ञ, अल्प का मतलब थोड़ा, ज्ञ माने जानना, अल्प माने थोड़ा, तो इसका तो अल्पज्ञ तो नहीं होगा। अज्ञ, जो कुछ न जानता हो, अज्ञ, ए का मतलब नहीं, ज्ञ माने जानना, तो अज्ञ हो जाएगा। अविज्ञानी विज्ञान से संबंधित है, जो विज्ञान नहीं जानता है। अज्ञ यानी जो जानने योग्य न हो, या फिर जो जाना न जा सके, तो ये तीनों ही नहीं होंगे, बी नंबर हो जाएगा। अल्पज्ञ जो थोड़ा जानता हो। किसमें शब्द का सही अर्थ नहीं है, परिभाषिक शब्दावली है आपके। वोइलेशन अतिक्रमण, विंडिक्टिव शिकार होना, विक्टिमाइजेशन परिपीड़न, विक्टिमाइज परिपीड़ित करना। विंडिक्टिव का मतलब होता है प्रतिशोधात्मक, ठीक है, शिकार करना नहीं होता है। बाकी सभी यहां पर ठीक दे रखे हैं, ये गलत दे रखा है। शिकार होना नहीं, प्रतिशोध, बदला लेना, प्रतिशोध लेना। द एंटोनियम ऑफ द वर्ड फिलेंथ्रोपिस्ट इज, अच्छा एंटोनियम पूछा है, यानी विलोम शब्द पूछा है एक प्रकार से। एंटोनियम का मतलब विलोम। फिलेंथ्रोपिस्ट इसका मतलब होता है परोपकारी। क्या होता है, परोपकारी। तो इसका उल्टा ढूंढना अपने को। मिस एंथ्रोपिस्ट यही होगा भी, मानव द्वेषी, इसका मतलब होता है मानव द्वेषी। मानव से जो द्वेष पालता है, शत्रु भावना रखता है। तो परोपकारी जो दयावान हो, तो यही हो जाएगा। आइडियलिस्ट इसका मतलब होता है आदर्शवादी, ये तो आसान ही दे रखे हैं, आदर्शवादी। फिर दे रखा है मोरलिस्ट, नीतिज्ञ। अगला है सोमनाम्बुलिस्ट, ये बोलते हैं नींद में चलने वाले को, ठीक है, नींद में चलने वाले को बोलते हैं, ए होगा इसका।
अगला देखिए, आई ट्राई टू लर्न इंग्लिश 4 years बट आई डैश डैश डैश। क्या आएगा यहां पर बताना है। आई ट्राई टू लर्न इंग्लिश 4 years बट आई हैव नॉट सक्सीडेड, हैज नॉट। अब देखिए, आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, इनके साथ क्या आता है, हैज आएगा या फिर हैव आएगा, सीधी सी बात है। ही दे रखा हो, सी दे रखा हो, या फिर किसी का नाम हो, तब हैज आता है। ठीक है, तो हैज तो आएगा नहीं। हैव नॉट सक्सीड, ये यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। ठीक है, जबकि हैज या हैव के साथ क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहां पर देखो ईडी लगाकर दे रखा है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, सी नंबर हो जाएगा। हैव नॉट सक्सीडेड। चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम assertive टू interrogative। मैन कैनॉट डाई बेटर देन फेसिंग fearful odds। मैन कैनॉट डाई बेटर देन फेसिंग fearful odds। इसका अपने को इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नात्मक बनाना है। हाउ कैन मैन डाई बेटर देन फेसिंग fearful odds। हाउ विल मैन, देखिए विल तो आएगा ही नहीं, ये तो विल तो फ्यूचर के लिए अपने प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, विल है तो काट ही दो इसको। प्रश्नात्मक बनाना है तो हाउ का प्रयोग कर सकते हैं, हाउ। शुड का भी प्रयोग नहीं कर सकते अपने, शुड का प्रयोग सुझाव वगैरह के लिए ज्यादा किया जाता है। ठीक है, विल मैन, ये तो फिर विल का वैसे ही नहीं करना है, एक नंबर ही होगा इसका। हाउ कैन मैन डाई बेटर देन फेसिंग fearful odds। इसका कहने का मतलब क्या है भी कठिन परिस्थितियां देखने से बेहतर क्या है, उससे उससे पहले ही मर जाना, एक प्रकार से ये कहना चाह रहा है। मैन कैनॉट डाई बेटर देन फेसिंग fearful odds। ठीक है, अगर वैसे हिंदी बनानी नहीं आती हो तो भाव समझ लिया करो, उससे क्या है थोड़ा सा आसान हो जाता है। द लिटिल बॉय ग्रू अप डैश डैश, ही बिकम ए ग्रेट मैन, द होल वर्ल्ड हियर्ड अबाउट हिम। एक डैश डैश यहां भी आना था, भी एक ही दे रखा है क्योंकि यहां पर दो दे रखे हैं, एक यहां पर है, एक मैन और दा के बीच के अंदर है। ठीक है, द लिटिल बॉय ग्रू अप, किसका प्रयोग करेंगे, एंड ही बिकम ए ग्रेट मैन। थ्रो का प्रयोग तो नहीं होगा, इसका मतलब होता है के माध्यम से, तो ये तो नहीं होगा, एंड का हो जाएगा। बट और आल्थो, इसका भी नहीं होता, इनका तो एक साथ प्रयोग ही नहीं होता। ठीक है, व्याकरणिक त्रुटि है ये तो, वैसे ही इनका प्रयोग एक साथ कर नहीं सकते, विपरीत अर्थ देते हैं ये। एंड बट और एंड इन दोनों में से है। द लिटिल बॉय ग्रू अप एंड ही बिकम ए ग्रेट मैन एंड द होल वर्ल्ड हियर्ड अबाउट हिम, यही होगा भी, बी नंबर विकल्प होगा इसका। ठीक है, बी नंबर। अगला देखिए, अच्छा हिस्ट्री के आगे भी आप हिस्ट्री करवाएंगे आपको, इंडियन हिस्ट्री बर्थ सर। हाँ भाई, नमस्कार दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है इंडियन हिस्ट्री का, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है। किसका संबंध नहीं है प्राचीन भारत के आयुर्वेद विज्ञान से या आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित कौन से लेखक है वो नहीं है। धन्वंतरी। धन्वंतरी को तो हम आयुर्वेद का जनक कहते हैं। ठीक है, आयुर्वेद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ये कौन थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, उनके नवरत्नों में शामिल थे। चंद्रगुप्त सेकंड, जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनके क्या थे, नवरत्नों में शामिल थे, नवरत्नों में शामिल थे। ये एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। क्या थे, एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे।
आयुर्वेदिक चिकित्सक। तो पहला तो नहीं होगा, आयुर्वेदिक चिकित्सक तो पहला तो नहीं होगा। तो उसका है, दूसरा है भास्कराचार्य, भास्कराचार्य। इसके बाद है चरक। चरक है वो कुषाण वंश, जो कुषाण वंश है, कुषाण वंश के शासक कनिष्क के दरबारी थे, कनिष्क के दरबारी थे। इन्होंने लिखी थी चरक संहिता। क्या लिखी थी? चरक संहिता। ये भी एक आयुर्वेदिक से संबंधित थे। चरक संहिता में उन्होंने दवाइयों का उल्लेख किया गया है, महामारियों से बचाव से संबंधित दवाइयों का उल्लेख, दवाइयों का उल्लेख उपचार के लिए, ठीक है, उपचार के लिए दवाइयों का उल्लेख है वो किया गया है। तो ये भी एक प्राचीन जो आयुर्वेद शास्त्र के रूप में जान जाते हैं। उसके बाद है सुश्रुत। सुश्रुत, सुश्रुत भी इन्हें हम शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जानते हैं। शल्य चिकित्सा के जनक, शल्य चिकित्सा के जनक, शल्य चिकित्सा के जनक। और इनकी किताब है वो है सुश्रुत संहिता, श्रुत संहिता, ठीक है, जिसमें शल्य चिकित्सा के बारे में दिया गया है। अपना ऑप्शन हो जाएगा भाई 2 नंबर, बी नंबर ऑप्शन, क्योंकि भास्कराचार्य है वो एक गणितज्ञ थे। क्या थे? भास्कराचार्य एक गणितज्ञ थे, गणितज्ञ और ज्योतिष थे। क्या थे? गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। और इनकी जो बुक है वो कौन सी है? भास्कराचार्य की, ठीक है, सिद्धांत शिरोमणि। कौन सी है? सिद्धांत शिरोमणि, ध्यान में रख लेना, सिद्धांत शिरोमणि। जो ये अपने 4 भागों में है वो संकलित है, जिसमें लीलावती है, ठीक है। तो अपना इसमें जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है, 2 नंबर। भास्कराचार्य है वो आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित है, वो नहीं है, ये एक गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ, यह किसने कहा? यह बात तानसेन के रूप में किसने कहा था? यह बात कही थी अबुल फजल ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? ए सही हो जाएगा। यह कथन किसने कहा था? तानसेन के रूप, यह कहा था अबुल फजल। जो तानसेन था, तानसेन, यह अकबर के नवरत्नों में शामिल था, अकबर के नवरत्नों में शामिल था, अकबर के नवरत्नों में शामिल था। इसे ध्रुपद, एक गायन शैली में ध्रुपद शैली के जनक के रूप में भी जाना जाता है, ध्रुपद शैली के जनक के रूप में भी इसे जाना जाता है। इसे एक अकबर द्वारा उपाधि भी दी गई थी, अकबर द्वारा उपाधि दी गई थी जिसका नाम था कंठ भरण विलास, कंठ भरण विलास, कंठ भरण मणि विलास या कंठ भरण विलास नामक उपाधि है वो किसके द्वारा दी गई थी? अपने अकबर द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? अकबर द्वारा, अकबर द्वारा दी गई थी, ठीक है। तो ये अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। यह जो मध्य प्रदेश से संबंधित थे, ठीक है, मध्य प्रदेश, और उनका मूल नाम था वो था रामतनु पांडे, इसका मूल नाम था। और जो इसकी जो उपाधि है वो तानसेन, तानसेन उपाधि है वो ग्वालियर के एक राजा द्वारा दी गई थी, ठीक है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसमें सही, अबुल फजल। अगला प्रश्न है, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। बिल्कुल ठीक बात है, अंग्रेज है वो राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। किस कारण रहे? क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। यह कथन ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यह कथन, पहला कथन तो बिल्कुल ठीक है।
क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ है वो नहीं दिया। यहाँ के जो राजस्थान के अधिकांशतः शासकों द्वारा जो साथ दिया गया वो अंग्रेजों का साथ दिया गया। ठीक है। उसके बाद है शिक्षित मध्य वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था। हम यह नहीं कह सकते हैं कि सभी जो शिक्षित मध्य वर्ग है वो अंग्रेजों का समर्थन करेगा। हाँ, हो सकता है कुछ एक कर रहे थे, ठीक है, लेकिन सभी नहीं करते। यह इतना अधिक कथन सत्य नहीं है। अगला है छावनियों के सैनिक राजपुताना से बाहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं था। ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्यों को नहीं दर्शा पाए। ठीक है। हाँ, इसमें अधिकांशतः जो समाचार पत्र की जो एजेंसियां थी वो क्रांतिकारियों के जो मूल्य हैं उनको नहीं दर्शा पाई। तो अधिकांशतः तो यह कथन ठीक है, पर गौण रूप में ठीक है, इतना अधिक ठीक नहीं है। तो इसमें अधिक जो कथन ठीक है वो ए हो जाएगा। कौन सा कथन हो जाएगा अपना? 1 नंबर ए ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है। स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, अधिक कथन ठीक हो जाएगा ये। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजा राममोहन राय के संबंध में कौन से कथन सही है? राजा राममोहन राय के बारे में कौन से कथन है सही है? इन्होंने द गिफ्ट ऑफ मोनोथेइस्ट लिखा, बिल्कुल ठीक है। पहला कथन तो मोनोथेइस्ट लिखा, ठीक है। इसने इसके साथ ही तुहाफ ए मुआवदीन, तुहाफ ए मुआवदीन भी नामक जो अपनी कृत्य लिखी, ठीक है। उन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की, बिल्कुल ठीक बात है। इन्होंने 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की, 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की, आत्मीय सभा, ठीक है। 1828 में ब्रह्मा सभा के, और उसमें बाद में इसे ब्रह्मा समाज बाद में इसे ब्रह्मा समाज नाम से जाना गया 1828 में। ये बात भी ठीक है। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की, ये भी ठीक है। उन्होंने द प्रिंसेप्ट्स ऑफ जीसस प्रकाशित किया, यह भी ठीक है। जो प्रिंसेप्ट्स ऑफ जीसस, यह भी चारों ही कथन है सही है। इसके साथ उनका एक अखबार संवाद कौमुदी, ठीक है, संवाद कौमुदी, जिसका प्रकाशन इन्होंने 1821 में किया था, संवाद कौमुदी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक लेखक सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, सही सुमेलित बताना है अपने को। इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी थी? राजेंद्र प्रसाद ने। नहीं, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने नहीं लिखी थी, यह राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी, राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। इस किताब में क्या है कि जो भारत का जो विभाजन है उसके बारे में बताया गया है। भारत की विभाजन का विरोध किया गया है, ठीक है। उसके बाद है इंडिया विंस फ्रीडम, यह मौलाना आजाद की है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, तो इसका राजेंद्र प्रसाद सही नहीं होगा, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम है, मौलाना अबुल कलाम आजाद की है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल ठीक है। इंडियन स्ट्रगल बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है। इसके अंदर 1920 से 1942 तक, 1920 से 1942 तक भारत के स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी है वो दी गई है, ठीक है। स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी, स्वतंत्रता आंदोलन। अनएपी इंडिया जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, अनएपी इंडिया है लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसके बाद है राजस्थान की ज्योग्राफी जो आपको करवाई गई। हाँ जी, सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।
तो अपना मॉडल पेपर 10 है और 10 में जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं अपने। सबसे पहले बात करें तो ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन 40 नंबर है, वो है पूछा गया है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ना किन यूरोपीय देशों से यूरोपीय देशों के लगभग बराबर है। यूरोपीय देशों, यूरोपीय कंट्रीज हैं उनके किन के लगभग बराबर हैं। तो मैं आपको बता देता हूं एक साइड में कि कौन कौन से यूरोपीय देश है जिनके बराबर है राजस्थान का जो क्षेत्रफल है। तो एक तो है पोलैंड है, पोलैंड है, एक है वियतनाम है, वियतनाम है, एक है फिनलैंड है, एक है फिनलैंड है, जर्मनी है, एक जापान है, एक नॉर्वे है, नॉर्वे है और एक कांगो रिपब्लिक है, कांगो रिपब्लिक है। इन जो यूरोपीय कंट्रीज हैं उनके लगभग राजस्थान का क्षेत्रफल है बराबर है, ध्यान रखें, ठीक है। अब हमसे जो ऑप्शन में दे रखा है ना उनमें बात करें तो स्विट्जरलैंड नहीं आएगा और बेल्जियम नहीं आएगा, बाकी जो पोलैंड है और नॉर्वे है ये तो आ जाएंगे। इनके अलावा ये भी आप याद रख सकते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो 1 और 4 इसके अंदर राइट आंसर है, 4 नंबर इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियां होती है। जो जालोर के अंदर जो ग्रेनाइट की पहाड़ियां हैं, एक तो क्वेश्चन यहां से सीधा बनता है कि जो जालोर के अंदर जो पहाड़ी क्षेत्र है वो किस प्रकार की पहाड़ी है, वहां पे किस प्रकार की चट्टानें हैं, तो ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें हैं। तो आपको पता है वैसे भी राजस्थान के अंदर ग्रेनाइट सिटी, ग्रेनाइट जो सिटी है वो जालोर को ही कहते हैं, ग्रेनाइट सिटी जालोर को कहते हैं। तो जालोर के अंदर जो ग्रेनाइट है वो जो पहाड़ियां हैं वो किस प्रकार की है, उनकी आकृति के बारे में हमसे यहां पे पूछा गया है, इस क्वेश्चन के अंदर है। तो ये जो पहाड़ियां है ना इस प्रकार का है, इस प्रकार की ये गुबंदाकार है। किस प्रकार की? गुबंद, गुबंद आपने देखा होगा, तो ये किस प्रकार की है? गुबंदाकार है। चौकोर, चौकोर तो इस प्रकार की होती है, ऐसी नहीं है। रेखीय, रेखीय मतलब पहाड़ी इस प्रकार से समतल नहीं, ऐसी नहीं है, ये गुबंदाकार है, इस प्रकार से है, इस प्रकार से ये है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ये त्रिभुजाकार होती है, गुबंदाकार ऐसे घुमावदार ऊपर से, ठीक है। तो ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत हमसे पूछा गया है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। लूनी नदी की बात करें तो लूनी नदी है राजस्थान के अजमेर जिले से निकलती है, अजमेर जिले से। और अजमेर में एक पहाड़ी है, कौन सी? नाग पहाड़ी, नाग पहाड़ी से ये जो है उद्गम होता है इसका। और इसके अंदर बात करें तो इसकी कई सहायक नदियां हैं, उनमें से प्रमुख जो एक है जोजड़ी नदी है, जिससे क्वेश्चन बनता है हर एक एग्जाम में। जोजड़ी जो एकमात्र नदी है ना, वो जो सहायक नदी है ये दाईं ओर से मिलती है, दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है, दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है। दूसरी बात करें तो ये जो जोजड़ी नदी है ना, जोजड़ी नदी है, बाकी जो सहायक नदियां है ना लूनी की, वो जो है पहाड़ी क्षेत्र से, पहाड़ियों से निकलती है। ये जो है मैदानी क्षेत्र से निकलती है, किससे? मैदानी क्षेत्र या फिर गांव से निकलती है, एक गांव से निकलने वाली है, अरावली से नहीं निकलती है। राजस्थान में पहाड़ी जो है अरावली का ही अवशेष है। तो ये कहां से निकलती है? ये गांव है एक पोडलू, पोडलू गांव है, कहां पर है? पोडलू गांव है नागौर के अंदर है, वहां से इसका जो है उद्गम होता है, पोडलू नागौर से उद्गम होता है। ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। दाईं ओर से मिलने वाली जोजड़ी है लूनी में, और अरावली से नहीं निकलती है, ये अरावली से नहीं निकलती है, मतलब पहाड़ी क्षेत्र से नहीं निकलती है। दूसरे जो है मैदानी भाग जो है एक गांव से निकलती है, नागौर के पोडलू गांव से, ठीक है। इसके अंदर एक नदी आकर मिलती है, कौन सी? बांडी नदी है, बांडी नदी है जो कि सबसे प्रदूषित नदी है, प्रदूषित नदी है, लूनी में मिलने वाली सबसे प्रदूषित नदी है। किस कारण से है? ये रंगाई छपाई उद्योग के कारण है, रंगाई छपाई उद्योग के कारण है, छपाई उद्योग के कारण ये प्रदूषित है। और ये है कहां पे प्रदूषित? प्रदूषित है ये पाली क्षेत्र के अंदर है, पाली क्षेत्र के अंदर जो औद्योगिक रंगाई छपाई का उद्योग लगे हुए हैं वहां से ये प्रदूषण है। और ये आती है किसमें? लूनी में मिलती है, इस कारण लूनी भी प्रदूषित हो जाती है। किस कारण? रंगाई छपाई के कारण। किस कारण? रंगाई छपाई के कारण। इसका जो है ए ऑप्शन सही होगा। अगला है जनगणना से संबंधित क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग हमसे पूछ रहा है राजस्थान में जो ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता, साक्षरता पूछ रहा है। साक्षरता की बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो राजस्थान की साक्षरता दर है नॉर्मल कितनी है। सीधी अगर हमसे पूछ लिया जाए राजस्थान की साक्षरता कितनी है, तो राजस्थान की जो साक्षरता है ना, राजस्थान की साक्षरता सीधी पूछ ली जाए साक्षरता, तो राजस्थान की साक्षरता है वह 66.1% है,
66.1% है राजस्थान की साक्षरता। इसके अलावा हमसे पूछ लिया जाए सीधा पुरुष साक्षरता, पुरुष साक्षरता। इसके अलावा हमसे पूछ लिया जाए महिला साक्षरता, महिला साक्षरता। पुरुष साक्षरता की बात करें तो पुरुष साक्षरता है वो है कितनी, 79.1% है। पॉइंट में जो है सभी में 1% है, लास्ट में पॉइंट में 1% है। इसी प्रकार महिला साक्षरता की बात करें तो वो है 52.1% है, 52.1% है। ये तो क्वेश्चन अलग है। इसके अलावा हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया शहरी और ग्रामीण के अंदर। आजकल ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है, सीधा नहीं पूछता है, ये कम ही पूछता है, वैसे पूछता तो है पर कम पूछता है। हमसे पूछा जाता है ग्रामीण या शहरी के अंदर है लिंगानुपात कितना है या फिर साक्षरता दर कितनी है, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जनसंख्या घनत्व वो कितना है, तो जो ग्रामीण है ना, ग्रामीण में तो है 61.44, उस शहरी में है 79.68 है। ये तो है किसमें, शहरी साक्षरता है, शहरी साक्षरता है ये तो। और ये क्या है, ग्रामीण साक्षरता है, ग्रामीण साक्षरता है, ये ग्रामीण साक्षरता है। ध्यान रखें तो ए इसका राइट आंसर है, 1 नंबर। ठीक है, राजस्थान की साक्षरता 66.1 है, पुरुष साक्षरता 79.1 है और महिला साक्षरता 52.1 है। अगला लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस स्थान पर नवीन जिंक स्मेल्टर स्थापित किया गया है, नवीनतम जिंक स्मेल्टर। यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि कंफ्यूज होने वाले ऑप्शन दे रखे हैं हमें। जो ऑप्शन दे रखे हैं ना उनमें जो एक तो स्थान दे रखा है, एक जिला दे रखा है, पर हमें अगर स्थान दिया हुआ हो तो स्थान को पहले लेना है। यहां पे जो ये बात कर रहा है नवीन जिंक स्मेल्टर की, तो वो है चंदेरिया के अंदर है, चंदेरिया के अंदर है। और ये जो चंदेरिया है ना कहां पर है, ये चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के अंदर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है चंदेरिया। तो ध्यान रखें यहां पे चित्तौड़गढ़ भी दे रखा है, चंदेरिया भी दे रखा है, दोनों है। तो पहले स्थान को अपने को लेना है, स्थान आएगा पहले, तो चंदेरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गए अपने ज्योग्राफी के क्वेश्चन। इसके बाद में आपके जो है रीजनिंग के क्वेश्चन है जो आपको सुभाष सर करवाएंगे। हाँ जी सर, अगला है रीजनिंग का क्वेश्चन। नमस्कार भी सभी को। अगला क्वेश्चन है अपना रीजनिंग का। डेमोग्राफर जैसे जनता से संबंधित है वैसे ही फिलाटेलिस्ट किससे संबंधित है। डेमोग्राफर, डेमोग्राफर क्या होता है, जनगणना करने वाला क्या कहलाता है, डेमोग्राफर, जनगणना। जनगणना करने वाला डेमोग्राफर, तो वो किससे संबंधित है, जनता से संबंधित है। फिलाटेलिस्ट डाक टिकट का संग्रहण करता, डाक टिकट का संग्रहण करता करता, तो ये किससे संबंधित है, टिकट से संबंधित है। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। जिस प्रकार डेमोग्राफर क्या होता है, जनगणना करने वाला डेमोग्राफर कराता है, वो जनता से संबंधित है। तो वैसे ही फिलाटेलिस्ट डाक टिकट का संग्रहण करता क्या कहलाता है, फिलाटेलिस्ट कहलाता है। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, डाक टिकट से, यानी टिकट से संबंधित हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, यदि दिल्ली को कोई कूट भाषा में 7-3-5-4-1 लिखा जाए और कोलकाता को 8-2-5-8-9-6-6-2, तो कालीकट को क्या लिखेंगे, कालीकट को क्या लिखेंगे। तो दिल्ली को जिस प्रकार से दिल्ली के लिए कोड प्रयुक्त हुआ है DELHI, इसके लिए कोड प्रयुक्त हुआ है वो क्या है, 7-3-5-4-1, 7-3-5-4-1। वैसे ही कोलकाता के लिए CALCUTTA, इसके लिए जो कोड है वो है 8-2-5-8-9
662 ये है। तो इस प्रकार डी के लिए क्या कोड प्रयुक्त हुआ है 7, ई के लिए 3 और एल के लिए है 5 और एच के लिए 4 और आई के लिए 1। तो वैसे तो ये कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है, तो इनके लिए कोड फिक्स कोड है। तो इसी प्रकार CALICUT को क्या लिखा जाएगा, तो सी के लिए कौन सा कोड प्रयुक्त हुआ है, सी के लिए अपने देखें, सी के लिए सी है ये, तो यहाँ पे सी के लिए कौन सा कोड प्रयुक्त हुआ है 8, सी के लिए क्या हो जाएगा 8, सी के लिए 8। ए के लिए देखें तो ए के लिए क्या है 2, 8 2। एल के लिए देखें तो अपने क्या है, एल के लिए 5, एल के लिए 5, 8 2 5, 8 2 5, 8 2 5, यही एक ऑप्शन है, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अपने आई का देखें तो आई किसके अंदर है, इसके अंदर है, आई के लिए क्या है 1, तो 8 2 1, आई के लिए 1 हो जाएगा। सी के लिए वापस बात करें तो 8, यू के लिए क्या होगा, यू के लिए इधर से 2 अक्षर छोड़ देते हैं, 2 1 3 अक्षर छोड़ देंगे तो 9, यू के लिए क्या है 9 और टी के लिए क्या है 6। तो ये 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। एक आदमी ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक कोई आदमी है एक महिला की ओर इशारा कर रहा है और करते हुए कहा इसके इकलौते भाई का पुत्र, किसका, महिला के इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। महिला आदमी से किस प्रकार से संबंधित है, एक महिला, जैसे ये एक महिला है, ये क्या है महिला है, और इस महिला की ओर इशारा करते हुए इसके इकलौते भाई, इसका इकलौता भाई, तो ये तो प्लस सॉरी महिला है माइनस, और इसका इकलौता भाई, इसका इकलौता भाई प्लस हो जाएगा। इकलौते भाई का पुत्र, किसका, इसके इकलौते भाई का पुत्र, इसका पुत्र, इकलौते भाई का पुत्र, पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, किसका, इस आदमी की पत्नी, आदमी की पत्नी का भाई है, आदमी की पत्नी का क्या है ये भाई है इसका। तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसका भाई, महिला का इकलौता भाई का पुत्र, इसका पुत्र ही हो जाएगा। ये इसका क्या है भाई है, और ये इसका क्या है पिता हो गया, ये इसका पिता है और ये इसका क्या है पुत्र है। ये इसका भाई हो गया, तो ये इसकी क्या हो जाएगी बहन। और इस महिला से किस प्रकार से संबंधित है, तो ये इस महिला, ये इनकी क्या हो गई बुआ हो गई, और ये इसके भतीजा भतीजी हो गई। ये इसकी, ये इसका क्या हो गया भतीजा, और ये इसकी पत्नी क्या है भतीजी, भतीजी हो जाएगी, ठीक है। तो ये इससे किस प्रकार से संबंधित है बुआ सास, बुआ सास। तो इस बुआ सास, सास कोई नहीं, माँ की बहन मामी सास, 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, बुआ सास या सास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अपना पक्षी कोआ शुतुरमुर्ग। पक्षी कोआ शुतुरमुर्ग वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। पक्षी कोआ शुतुरमुर्ग, पक्षी है, पक्षी की श्रेणी में ये पक्षी का डायग्राम आ जाएगा, और पक्षी के अंदर कोआ भी क्या होता है पक्षी की श्रेणी में आता है, तो ये कोआ, और शुतुरमुर्ग ये भी क्या आता है पक्षी की श्रेणी में आता है, मुर्ग। ऐसा कोई ऑप्शन है तो अपने पास 2 नंबर ऑप्शन है, इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका मैथ का, संख्या पद्धति से है। यदि 4 की पावर 97 माइनस 4 की पावर 96 प्लस 4 की पावर 95 बराबर के गुणा 4 की पावर 95 हो तो के का मान क्या है, के का मान ज्ञात करना है। 4 की पावर 97, यहाँ पे 4 की पावर क्या है 95, तो सभी में 4 की पावर 95 कॉमन लेंगे, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 4 की पावर 2 गुना 4 की पावर 95 लिख सकता हूं। इसी प्रकार माइनस मैं क्या लिख सकता हूं 4 की पावर 1 गुना 4 की पावर 95 लिख सकता हूं, 4 की पावर 95 लिख सकता हूं। इसी प्रकार प्लस 4 की पावर 95,
बराबर के 4 की पावर 95। सभी में 4 की पावर 95 कॉमन ले लेंगे, 4 की पावर 95 मैं कॉमन ले लूंगा, 4 की पावर 95 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 1, यहाँ पे 4 की पावर 95 कॉमन गया तो 1 बच जाएगा। बराबर क्या है के इंटू 4 की पावर 95। 4 की पावर 95 से 4 की पावर 95 कैंसिल, 4 की स्क्वायर 16 माइनस 4 प्लस 1 बराबर के, ये के का मान आ जाएगा। 16 में से 4 12, 12 और 1 13, के का मान क्या होगा 13। यहाँ पे अपने से के का मान पूछा था और के का मान हो जाएगा 13। 3 नंबर ऑप्शन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए अपने, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि x की क्यूब, ये क्या कर दिया के ओ एक्स स्क्वेयर माइनस 2 x माइनस 24 का गुणनखंड x माइनस 2 है। ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है अभी, यहाँ पे है के एक्स स्क्वेयर, के एक्स स्क्वेयर एक्स की क्यूब प्लस के एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 24 का एक गुणनखंड। इसका एक गुणनखंड क्या है, x माइनस 2 है तो k का मान क्या होगा। x का गुणनखंड दे रखा है और गुणनखंड का मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो अपने क्या लिख सकते हैं, यानी x माइनस 2, x माइनस 2 एक गुणनखंड है, x माइनस 2 क्या है, एक गुणनखंड है। तो अपने क्या कर सकते हैं, x माइनस 2 बराबर क्या रख सकते हैं 0। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। x बराबर 2 रखने पर इस समीकरण के अंदर अपने क्या रख देंगे, x बराबर 2 रख देंगे तो अपने पास k का मान आ जाएगा x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 बराबर 0। x क्यूब 2 की क्यूब 8 प्लस के 2 की स्क्वायर 4, 4 और 2 दुआ 4 माइनस 24 बराबर 0। 4 की और 8 में से 4 जाएगा 4, 4 प्लस का इसमें से घटेगा तो माइनस 20 बराबर क्या है 0। यहां से अपने 4 की बराबर 20, इधर जाकर के 20 क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, के बराबर 20 बटे 4, 20 में 4 का भाग देंगे 5, के का मान कितना आएगा 5, के का मान 5। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। एक गुणनखंड है और गुणनखंड का मान क्या होता है 0 के बराबर होता है, तो 0 बराबर रख करके अपने x की वैल्यू निकाल लेंगे और वो रख देंगे। नेक्स्ट, यदि एक द्विघात समीकरण दी गई 7x स्क्वायर माइनस 50x प्लस के बराबर 0 की एक मूल 7 है तो k का मान क्या होगा। इसके अंदर दिया है मूल 7 है, क्या दिया है मूल 7 है, एक मूल 7 है तो अपने क्या लिख सकते हैं, यानी x बराबर 7 है तो अपने यही लिखते हैं ना, x माइनस 7 बराबर 0 रखते हैं। जैसे x माइनस 7 बराबर 0 रख करके अपने यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या दे रखा है, इसने एक मूल 7 दे रखा है तो x बराबर 7 रखने पर पूरी समीकरण में क्या करेंगे, x बराबर 7 रख देंगे। बिल्कुल सिंपल सा है, एक मूल दे रखा है, ठीक है, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 0, x की वैल्यू 7, x बराबर 7 रखेंगे अपने तो 7 गुना 7 की स्क्वायर माइनस 50 गुना 7 प्लस के बराबर 0, तो 7 की स्क्वायर 49 को 7 से करेंगे 343 माइनस इसको इससे करेंगे तो 350 प्लस के बराबर 0, तो ये 350 में से घटेगा माइनस 7 प्लस के बराबर 0। अब 7 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस है प्लस का हो जाएगा, के बराबर कितना आ जाएगा 7, यहाँ पे के की वैल्यू कितनी होगी 7, तो के का मान क्या होगा 7। एक नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, के की वैल्यू कितनी है 7 होगी। नेक्स्ट, 2 सेमी त्रिज्या एवं 3 सेमी ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय बेलन, जैसे ये आपका एक लंबवर्तीय बेलन है, लंबवर्तीय बेलन, ये आपका एक लंबवर्तीय बेलन है। बेलन जिसकी त्रिज्या कितनी है 2 सेंटीमीटर है, त्रिज्या दे रखी है 2 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय बेलन में से 2 सेमी आधार की त्रिज्या एवं 3 सेमी ऊंचाई वाला एक लंबवर्तीय शंकु काटा जाता है। इससे इस तरीके से क्या करेगा, एक शंकु काटा जाता है जिसकी ऊंचाई और त्रिज्या दोनों ही क्या है इसके बराबर है। तो शेष भाग ये बच गए, शेष भाग का ज्ञात करना है तो अपने क्या करेंगे, बेलन के आयतन में से शंकु का आयतन घटा देंगे तो शेष भाग का अपने पास क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा, शेष भाग का आयतन।
ठीक है, क्योंकि इसकी त्रिज्या भी इसके बराबर है, ऊंचाई भी कितनी दे रखी है अपने को यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसकी भी त्रिज्या क्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो शेष भाग का आयतन, शेष भाग का आयतन क्या हो जाएगा, शेष भाग का आयतन होगा बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन, माइनस शंकु का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन होता है। तो 1/3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे ऑप्शन पाई में दिए गए तो पाई का मान नहीं रखना है अपने को, 2/3 पाई का पाई रख देंगे, आर स्क्वायर त्रिज्या कितनी है इसकी 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे रखिए 2 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर 2 की स्क्वायर 4 गुना ऊंचाई कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो 3 से 3 कैंसिल, 4 दूआ 8 पाई। शेष भाग का क्षेत्रफल होगा 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 10 अंकों का माध्य, 10 अंक है उनका माध्य 16 है। जांच करने पर ज्ञात हुआ कि 2 अंक 8 व 7 के स्थान पर 4 व 6 लिख दिए गए, माध्य का सही मान क्या है। माध्य क्या होता है औसत का सही मान क्या है। जैसे कोई अंक था 8 और 7 था सही, ये सही था, ये 2 अंक सही थे, लेकिन गलती से 7 के स्थान पर 4 लिख दिया, सॉरी 8 के स्थान पर 4 लिख दिया और 7 के स्थान पर 6 लिख दिया, ये गलती से नोट कर लिए गए। अब इनको जोड़ के देखेंगे तो इनका योग तो कितना था 15 था, और गलती से इनका योग कितना ले लिया 10 ले लिया, तो फिर योग क्या लिया है कम लिया है, तो 5 वापिस सही करने के लिए 5 बढ़ाना पड़ेगा, सही करने के लिए कुल मान में वृद्धि करेंगे 7 की, कुल मान में कितने की वृद्धि कर देंगे 7 की, कुल मान में वृद्धि तो कर देंगे 7 की, औसत में कितने की या माध्य में वृद्धि कितने की करेंगे, माध्य में वृद्धि, माध्य क्या होता है प्रेक्षणों का योग, योग कितना है 5, प्रेक्षणों की संख्या कितनी है 10, 1/2 का मतलब 0.5 की वृद्धि कर देंगे, तो सही माध्य का मान क्या होगा, पहले से माध्य कितना है 16 और 0.5 की वृद्धि कर देंगे तो 16.5, डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, डी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपना, समांतर माध्य से विभिन्न मूल्यों के विचलनों के वर्गों का योग होता है, सदैव शून्य, अधिकतम, न्यूनतम या उक्त में से कोई नहीं। समांतर माध्य से विभिन्न मूल्यों के विचलनों के वर्गों का योग, समांतर माध्य की बात कर रहा है, और विभिन्न मूल्यों के विचलनों के वर्गों का योग हमेशा क्या होता है बहुलक और माध्यिका से कम होता है, बहुलक और माध्यिका से क्या होता है न्यूनतम होता है, बहुलक और माध्यिका से कम होता है वर्गों का, ठीक है ध्यान रखना, मूल्यों के विचलनों के वर्गों का योग क्या होता है कम होता है न्यूनतम, इसका सी ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट, 15, 17, 16, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 12 तथा 16 की माध्यिका एवं माध्य क्रम से है, इसकी माध्यिका और माध्य ज्ञात करना है, और माध्यिका और माध्य ज्ञात करना है, तो माध्यिका क्या होगा इसको आरोही क्रम में रख करके अपने माध्यिका ज्ञात करेंगे, और माध्य क्या होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, तो इसको आरोही क्रम में देखें, आरोही या अवरोही क्रम कोई सा भी क्रम लिख सकते हैं, आरोही क्रम। अब इनका आरोही क्रम देखें अपने, सबसे छोटा ही छोटा क्या है 7 के बाद में देखिए अपने 10 आ जाएगा, 10 के बाद में 12 कितनी बार है 2 बार है, 12 और उससे फिर आगे 7, 10, 14 के बाद में 15 एक बार, 15 के बाद में 16 1 2 बार, 16 फिर उसके बाद में 17 के बाद में 19
इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम इसका ये हो जाएगा। अब इसमें पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, एक 16 छूट गया भाई इसमें, 16 3 बार है, 16 17 फिर 19, 16 कितनी बार है, 3 बार, 11 पद है। यदि n का मान, यदि n का मान, n होती है पदों की संख्या, यदि n का मान क्या हो, विषम, विषम, पदों की संख्या क्या है, 11 है, 11 एक विषम संख्या, n का मान विषम है, हो तो माध्यिका क्या होती है, माध्यिका होगी आपकी n प्लस 1/2वां पद। तो n का मान कितना है, 11, 11 प्लस 1/2वां, 6वां पद, 11 और 1 12, 6 नंबर पद हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पद क्या है इसका, 15। तो इसकी माध्यिका कितनी होगी, 15 होगी। माध्यिका तो इसकी आएगी 15, माध्यिका 15। अब 15 के ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गए भी, 16 16 वाले, माध्यिका पहले है, 2 ऑप्शनों में से होगा। फिर इसकी देखें अपने माध्य, माध्य प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या, इनका योग देखें, प्रेक्षणों का योग माध्य, तो हो जाएगा 10 और 7 17 17 12 12 24 24 और 17 और 14 15 14, इनको जोड़ के देखेंगे तो ये आ जाएगा 7 10 17 17 12 12 24 14 15 16 16 16 3 बार 16 3 48 15 17 19, इन सभी का योग हो जाएगा 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16 16 16 प्लस 17 प्लस 19, 1 2 3 16 3 48 15 14 12 2 24 बटे कितने हैं, 11। तो इनका माध्य, इनका योग हो जाएगा 7 17, इन सभी को जोड़ेंगे 16 3 48 17 19 16 154, 154 बटे 11, 11 एकम 11 बच गए 4, 11 चौका 44 14, इनका माध्य कितना आएगा, 14, एक नंबर ऑप्शन होगा इसका, 15 और 14, माध्यिका तो होगी 15 और माध्य कितना आएगा, 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, x के किस मान से n आंकड़ों का बहुलक 27 है, x के किस मान के लिए, तो 25 26 27 23 26 24 x। अब देखिए सब बहुलक कौन सा होता है, बहुलक, बहुलक कितना देर का है, 27, और बहुलक होता है सबसे अधिक बारंबारता वाला पद, सबसे अधिक बारंबारता वाला पद। तो इसमें देखिए अपने 27 कितनी बार है और 25 कितनी बार है, 25 1 2 3 बार है, 25 3 बार है, 26 देखे तो 1 2 3 बार है, 27 देखे तो कितनी बार है, 1 2 3, और बहुलक क्या बता रहा है, 27 सबसे ज्यादा बार आना चाहिए। तो सबसे ज्यादा बार लाने के लिए x की वैल्यू अपने को क्या रखनी पड़ेगी, 27, ये फिर कितनी बार आ जाएगा, 4 बार। सबसे अधिक बारंबारता वाला पद, सबसे अधिक बारंबारता वाला पद, सबसे अधिकतम बारंबारता वाला पद, बारंबारता वाला पद क्या कहलाता है, वाला पद बहुलक कहलाता है, बराबर क्या होगा, बहुलक। और सबसे अधिक बारंबारता देखने के लिए x की वैल्यू अपने को कितनी रखनी पड़ेगी, x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 27, 27 रखते ही x कितनी बार आएगा, ये x 4 बार आ जाएगा, 4 बार, और सबसे अधिक बारंबारता वाला पद बन जाएगा। तो इसकी बहुलक कितना आ जाएगा, 27, सी ऑप्शन होगा। बहुलक 27 प्राप्त करने के लिए x की वैल्यू अपने को क्या रखनी पड़ेगी, 27 रखनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे अधिक बारंबारता वाला पद ही क्या होता है, बहुलक होता है। इसमें 25 भी 3 बार है, 26 भी 3 बार है और 27 3 बार दिया, तो फिर यहाँ पे x की वैल्यू अपने क्या रखेंगे, सबसे अधिक बारंबारता पद लाने के लिए क्या रखेंगे, 27 रखेंगे। तो 27 कितनी बार आ जाएगा, 4, और वो उसकी क्या हो जाएगी, बहुलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साइंस का क्वेश्चन है जो आपको दोल सर करवाएंगे।
नमस्कार, सभी का स्वागत अभिनंदन है। मॉडल पेपर 10 वीडियो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। पहले स्टार्ट करते हैं साइंस के क्वेश्चन से। पहला अपना क्वेश्चन है बल के टॉपिक से है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया संबंध बल है। देखो, क्रिया और प्रतिक्रिया है, ये न्यूटन का तीसरा नियम है। न्यूटन की गति का तृतीय नियम। पहला नियम कौन सा है? फर्स्ट होता है अपना जड़त्व और सेकंड होता है त्वरण का। त्वरण कह देते हैं या बल का मान, और थर्ड होता है अपना क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। यानी जब भी हम कोई क्रिया करेंगे उसके विपरीत कोई ना कोई क्या होगी? प्रतिक्रिया होगी। लेकिन उस प्रतिक्रिया के लिए क्या होता है? हमेशा क्या चाहिए? एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए। बल है वो एक ही वस्तु पर लगे हो, भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। का परिणाम बराबर होना चाहिए जरूरी नहीं, किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए, ये बात नहीं। निम्न में से कौन सा सही है? तो देखिए, जब भी वस्तुओं पर बल लगे वो हमेशा बल है, हमेशा क्या लगना चाहिए? भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए? भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगा होना चाहिए, बल है वो। तो अपना 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाले पदार्थ कहलाते हैं। देखो, इसमें दो चीज होते हैं, एक तो होता है ऑक्सीकरण, एक तो होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? त्याग होता है, और इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाते हैं? धनावेश बनाते हैं। एक होता है अपना अपचयन। क्या होता है? अपचयन। अपचयन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो इस पर क्या उपस्थित हो जाता है? ऋणावेश। अब ध्यान ये करना है, एक होते हैं अपने ऑक्सीकारक पदार्थ, एक तो होता है अपना ऑक्सीकारक, और दूसरा होता है अपना अपचायक। देखो, ऑक्सीकारक कौन से होते हैं? जिनका अपचयन होता है, उल्टा होते हैं ये एक दूसरे के, यानी कि जिनका ऑक्सीकरण होगा वो तो क्या कहलाएंगे? अपचायक कहलाएंगे। यानी अपचायक तो कौन सा कहलाएंगे? जिनका क्या हो? ऑक्सीकरण हो। क्या हो? ऑक्सीकरण हो। और ऑक्सीकारक कौन से कहलाएंगे? जिनका क्या हो? जिनका अपचयन हो। जिनका क्या हो? अपचयन हो। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन का त्याग, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग का मतलब धनावेश, जिनका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। इसका मतलब वे पदार्थ अपने क्या कहलाएंगे? वे पदार्थ अपने अपचायक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? जिनका ऑक्सीकरण हो वे अपचायक कहलाते हैं। जिनका ऑक्सीकरण हो वो क्या कहलाते हैं? अपचायक पदार्थ कहलाते हैं, है ना। ऑक्सीकरण और अपचयन पूछ ले वो अलग चीज होती है, और ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ पूछ ले वो इनके विपरीत होते हैं। जिनका ऑक्सीकरण होगा वे सारे के सारे पदार्थ अपने क्या कहलाएंगे? अपचायक कहलाएंगे, और जिन पदार्थों का क्या होगा? अपचयन होगा, वे सारे के सारे क्या कहलाएंगे? ऑक्सीकारक कहलाएंगे। तो अपना सी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, फुलरीन का उपयोग किसके शुद्धिकरण में किया जाता है? देखो, शुद्धिकरण की बात आती है तो जल शुद्धिकरण की बात करें तो जल शुद्धिकरण के अंदर फिटकरी का प्रयोग करते हैं, क्लोरीन का भी प्रयोग करते हैं, है ना। तो कृत्रिम गैसों के शुद्धिकरण में, प्राकृतिक गैसों के शुद्धिकरण में, तरल पदार्थों के शुद्धिकरण में, ठोस पदार्थों के शुद्धिकरण में। देखिए, फुलरीन है ये क्या है? कार्बन का एक अपरूप है। क्या होता है? कार्बन का अपर रूप, और वो भी किस प्रकार का अपरूप है? क्रिस्टलीय अपरूप है। किस प्रकार के रूप है? क्रिस्टलीय। इसमें 3 क्वालिटी होती है, हीरा, दूसरा अपना होता है ग्रेफाइट, और तीसरा अपना होता है फुलरीन। ये होते हैं। तो इसका उपयोग किस में करते हैं? प्राकृतिक जो गैसें हैं उन प्राकृतिक गैसों के शुद्धिकरण में हम किसका उपयोग करते हैं? फुलरीन का उपयोग करते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन है अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा ध्यान रखना, हीरा है ये विद्युत का क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। ये विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है।
सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ की बात करें तो कौन होता है अपना हीरा। कांच को काटने में किसका उपयोग करते हैं, हीरे का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिटर्जेंट होते हैं। अब देखो एक होता है अपना साबुन, एक तो होते हैं अपने साबुन, एक होते हैं अपने अपमार्जक। जो अपमार्जक होते हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट बोला जाता है। जितने भी वश्य अम्लों के जितने भी सोडियम लवण होते हैं वे सारे के सारे क्या होते हैं, साबुन होते हैं, चाहे वो कठोर साबुन हो चाहे मृदु साबुन हो। और जितने भी सल्फोनिक अम्लों के जितने भी सोडियम लवण होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अपमार्जक होते हैं। क्या होते हैं, अपमार्जक होते हैं। और एक चीज पूछी जाती है कि जल की कठोरता को दूर करने के लिए अपमार्जक का प्रयोग करते हैं। दूसरा, जल की मृदु और कठोर, केवल कठोर जल में ये जाग नहीं देते हैं, ये मृदु और कठोर दोनों जलों में जाग देते हैं, इसलिए जल की पहचान अपमार्जक से नहीं की जा सकती। तो अपना 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी पिंड के द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। देखो एक होता है द्रव्यमान, वस्तु का निश्चित कोई द्रव्यमान, एक होता है भार। भार के अंदर क्या होता है, W बराबर होता है mg, यानी कि जो अपना द्रव्यमान होता है उसके साथ गुरुत्वीय त्वरण जुड़ जाता है mg, दोनों मिलकर भार होते हैं। लेकिन द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है, ये हमेशा क्या रहता है, निश्चित रहता है। द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है, निश्चित, और भार हमेशा क्या होता है, परिवर्तनशील। यानी भार में क्या होता है, बदलाव होता रहता है, लेकिन द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है, निश्चित होता है। किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान हमेशा क्या होता है, निश्चित होता है। तो देखो द्रव्यमान हमेशा स्थिर या निश्चित होता है, जबकि भार क्या होता है, परिवर्तनशील ये होता है। तो 2 नंबर ऑप्शन यानी बी नंबर ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये सारे यहां से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं शिक्षा मनोविज्ञान से। साइकोलॉजी के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है। अब देखो अवलोकित का मतलब होता है अवलोकन करना। क्या करना, अवलोकन करना। अवलोकन के लिए हमें क्या होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, हमारे पास क्या होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। तो ज्ञान और समझ के लिए हम किस व्यवहार या किस सिद्धांत को, सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है। देखो संज्ञानात्मक मतलब है संज्ञान, यानी कि ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से हम कोई चीज के साथ किसी व्यवहार को दर्शाते हैं, वो होता है संज्ञानात्मक। विकासात्मक का मतलब होता है विकासपूर्ण, विकास यानी डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे विकसित होते हैं। व्यवहारात्मक का मतलब होता है व्यवहार के स्वरूप, और रचनात्मक का मतलब होता है किसी नई विशेष चीज को बनाना या कोई विशेष वस्तु निर्मित करना, वो होता है रचनात्मक। तो यहाँ पर क्या है, अवलोकित व्यवहार, किसी चीज को देखना, अवलोकन करना, उसका ज्ञान एवं समझ पर निर्भर करता है। तो ये किस सिद्धांत के अंदर आता है, ये अपने आता है संज्ञानात्मक के अंदर। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आशुवेल के अनुसार, देखिए वास्तविकता में उनका नाम था डेविड आशुवेल। किस प्रकार के सीखने में समस्या समाधान नियत होता है। देखिए जो डेविड आशुवेल थे, इन्होंने सीखने के 4 प्रकार बताए थे। सीखने के 4 प्रकार, कितने प्रकार बताए हैं, सीखने के 4 प्रकार बताए हैं। सबसे पहले देखो ये होता है कि रटकर सीखना। रटकर सीखने में क्या होता है, बार बार पढ़ना और बार बार रटना, बार बार पढ़ना और रटना, ये होता है अपना रटकर सीखना। अर्थपूर्ण सीखने का मतलब होता है समझ कर सीखना, और जो अपना होता है खोजपूर्ण, यानी कि खोज के अनुसार, खोजपूर्ण। निरंतर का मतलब होता है लगातार कुछ न कुछ सीखना, लगातार सीखना, ये होता है खोजपूर्ण। या हम कह सकते हैं प्रयोगात्मक रूप से या नई चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। सोच समझ कर सीखना है ही क्या कहलाता है, समस्या समाधान होता है। वो किसके डिपेंड करता है, हमारे संज्ञान पर डिपेंड करता है, हमारी समझ पर डिपेंड करता है। तो समझ कर अर्थ के पूर्ण यानी अर्थयुक्त सीखना क्या कहलाता है, समस्या समाधान में नियत कौन सा होता है, अर्थपूर्ण सीखना। अर्थ को जानना, उसको समझना,
फिर उसकी व्याख्या करना, यही क्या कहलाता है, समय समाधान में निमित्त होता है। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि व्यक्ति की आयु के साथ अभिवृद्धि होने से नहीं रुक सकती है। शैक्षिक लब्धि, सीखना या शिक्षिक जो लब्धि होती है, शैक्षिक लब्धि उसको बोलते हैं। ये एक निश्चित समय तक चलती है, ये क्या होती है, निश्चित समय तक होती है, यानी हम एक निश्चित समय तक ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, उसकी निश्चितता होती है। स्थानगत, स्थान विशेष भी, ये भी निश्चित होती है। यहां पर देखिए वाचिक है, वाचिक भी क्या होता है, वाचिक का मतलब होता है बोलना, बोलकर सीखना, ये भी निश्चित होता है ना। ये अभिवृद्धि के साथ रुक जाती है, लेकिन अभिवृद्धि होने से नहीं रुक सकती। अभिवृद्धि के साथ कौन सी नहीं होती है, भावनात्मक बुद्धि। भावात्मक बुद्धि का मतलब है जिसके अंदर क्या हो, ज्ञान, सोच, समझ, ज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक, है ना, किसी प्रकार की भावात्मक जो बुद्धि है वो अभिवृद्धि के साथ कभी भी नहीं रुकती, यानी कि ये क्या होती है, लगातार होती रहती है। इसके अंदर वृद्धि के साथ ये नहीं रुकती है, बल्कि क्या होती है, लगातार होती है। तो डी नंबर ऑप्शन है अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा, भावनात्मक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सामयिक बुद्धि या भावात्मक की संकल्पना के प्रणेता है। सामयिक बुद्धि लब्धि का सूत्र या सामयिक बुद्धि लब्धि शब्द को सबसे पहले किसने दिया था, सबसे पहले दिया था पीटर साल्वाय एवं जॉन मेयर ने। डेनियल गोलमैन ने भी इस पर कार्य किया था, और एक तीसरे व्यक्ति थे अपने गार्डनर, हावर्ड गार्डनर। इन तीनों व्यक्तियों ने ही क्या किया था, सामयिक बुद्धि पर कार्य किया था। लेकिन सामयिक बुद्धि का जो संकल्पना या बुद्धि का जो मॉडल है, इस बुद्धि का जो मॉडल है वो मॉडल किसने, या बुद्धि संरचना मॉडल भी कहते हैं, बुद्धि संरचना मॉडल कौन सा, सामयिक बुद्धि संरचना जो मॉडल है वो किन्होंने दिया था, जॉन मेयर और पीटर शेलावे ने। तो एक नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समायोजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है। समायोजन का मतलब होता है स्थिति के अनुसार अपने आप को क्या कर लेना, परिवर्तित कर लेना, समायोजित करना। यह संतुलन प्रदान करता है, बिल्कुल। यदि समायोजित व्यक्ति है तो वह पूर्णतः क्या है, संतुलन प्रदान करता है। समायोजन हमें क्या देता है, संतुलन देता है। समस्या समाधान में सहायक होता है। व्यक्ति यदि अच्छा समायोजित व्यक्ति है तो वो आसानी से समस्या को क्या कर सकता है, हल कर सकता है, समस्या का समाधान कर सकता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है, बिल्कुल। यदि व्यक्ति सही समय पर अच्छा समायोजन नहीं कर पाता है तो वो दुविधा के अंदर, तनाव के अंदर, ईर्ष्या, घृणा, है कुंठा, इन जैसे संघर्ष, चिंताओं आदि शब्दों से क्या हो जाता है, आदि चीजों से घिर जाता है, वो कुंठित हो जाता है। तो इसके अंदर समायोजन होना जरूरी है। व्यक्ति को तनाव मुक्त रहने के लिए, है ना, संघर्ष से रहित होने के लिए, चिंताओं से मुक्त होने के लिए क्या है, समायोजित होना जरूरी है। समायोजन हमेशा एक क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि समायोजन है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समय के साथ साथ समायोजन होना या समायोजित होना बहुत जरूरी है। तो सी नंबर ऑप्शन है अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये अपने आ जाएंगे मैनेजमेंट से संबंधित। पहला क्वेश्चन क्या है, उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, यानी उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान का उद्देश्य है, क्या होता है, छात्रों की शिक्षा के लिए कार्य अनुभव, बिल्कुल होता है। शैक्षिक नवाचार हेतु जागरूक करना, शैक्षिक नवाचार और उनके लिए क्या है, जागरूकता करना, यह भी उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान का है। मानव व्यवहार संबंधी समस्याओं पर कार्यशालाओं का आयोजन कराना, ये तीनों ही कार्य क्या है, IASC के होते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एकल या द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना किसके द्वारा दिया जाता है। देखिए एकल या द्विपुत्री योजना क्या है, यानी कि ऐसे माता पिता जिनके एकल
या द्विपुत्री। और इसके साथ एक चीज और आता है, यदि जुड़वा संतान है और जुड़वा है वो दोनों क्या है, बालिका है और एक बालिका और है, तो उन तीनों में भी ये योजना लागू होती है। इसके तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो एक प्रोत्साहन राशि देता है। क्या देता है? प्रोत्साहन राशि देता है। कौन देता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड देता है। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान स्टेट काउंसलिंग एजुकेशन रिसोर्स एंड ट्रेनिंग यानी आरसीईटी के पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तक, पाठ्य सामग्री निर्माण एवं मूल्यांकन विभाग का कार्य नहीं होता है। देखिए ये जो आरसीईटी के कुछ विभाग होते हैं, उस विभाग में एक विभाग है पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तक सामग्री का निर्माण करना, और मूल्यांकन विभाग का कार्य नहीं है। पहला दे रखा है पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करना। देखो पाठ्यचर्या निर्माण के लिए पाठ्यचर्या की रूपरेखा कौन निर्धारित करता है? आरसीईटी निर्धारित करता है। पाठ्यचर्या तथा पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा करना, बिल्कुल पाठ्य पुस्तक और जो हमारी पाठ्य पुस्तक है वो या जो पाठ्यचर्या है, जो सिलेबस बनाया है, उन सब का निर्धारण कौन करता है? आरसीईटी करती है। पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा भी करती है। गुणात्मक शिक्षा हेतु अधिगम सामग्री, पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं और उनके लिए जो पढ़ाने के लिए उचित सामग्रियां हैं, उन सामग्रियों का निर्माण भी कौन करता है? आरसीईटी करता है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन है वो आरसीईटी नहीं करती। आरसीईटी कहाँ है? उदयपुर में 2018 में इसका नाम सीईटी से आरसीईटी किया गया था। साथ ही साथ ये जो है सर्वोच्च संस्था के रूप में, एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है ना। तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा अपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान के अंदर प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के अंदर है। कहाँ है? बीकानेर में है। और सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1950 में हुई थी। फिर 1997 को इनको पृथक कर दिया गया था, प्रारंभिक शिक्षा और अपने माध्यमिक शिक्षा। और जो ये प्रारंभिक शिक्षा थी, इन्होंने 1998 से अपना कार्य शुरू किया था। फिर 2 अक्टूबर 2010 को जो प्राइमरी जो शिक्षा थी उसका नाम चेंज करके 2010 के अंदर पंचायती राज विभाग को इसका कार्य दे दिया गया था। प्रारंभिक शिक्षा किसके अधीन कर दी गई थी? 2 अक्टूबर 2010 को पंचायती राज विभाग के अधीन कर दिया गया था। और 1997 में पृथक विभाग हो गए, प्रारंभिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग। और दोनों ही कहाँ उपस्थित है? अपने बीकानेर में है। और इनका मुख्य कौन होता है? शिक्षा के जो निदेशक होते हैं वो होता है। तो बी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्थागत नियोजन कितने क्षेत्रों में विभाजित होता है? संस्थागत नियोजन है उसके 4 प्रमुख क्षेत्र होते हैं। कितने क्षेत्र होते हैं? 4 प्रमुख क्षेत्र। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है वो होता है अपना शैक्षिक क्षेत्र। दूसरा होता है सह शैक्षिक। तीसरा होता है अपने भौतिक। और चौथा होता है अपना विविध क्षेत्र। कौन सा होता है? विविध। देखिए इसके अंदर विद्यालय के अंदर जो शिक्षण के संबंधित जितनी भी चीजें आती है, चाहे वो शिक्षक हो, शिक्षार्थी हो या अन्य कोई चीजें, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंदर क्या आता है? इसके अंदर खेल आ जाएगा, है ना, SUPW कैंप है, स्काउट है ना। भौतिक के अंदर क्या आ जाएगा? विद्यालय का भवन है ना, फर्नीचर है, खेल का मैदान है, ये बहुत सारी चीजें आ जाएगी। इसके अंदर राष्ट्रीय महत्व से संबंधित, राष्ट्रीय महत्व के जो विषय होते हैं, राष्ट्रीय महत्व से संबंधित जितनी सामग्री है वो विविध में आ जाती है। तो संस्थागत नियोजन के प्रमुख कितने क्षेत्र होते हैं? 4 प्रमुख क्षेत्र होते हैं। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये भी अच्छे से याद रखना है, शैक्षिक क्षेत्र में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, सह शैक्षिक में कौन होते हैं, भौतिक में कौन होते हैं और विविध में कौन होते हैं। सीधा सा प्रश्न आ जाता है निम्न में से सह शैक्षिक का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है, या शैक्षिक क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पर्यवेक्षण।
पर्यवेक्षण एक प्रकार का वो निरीक्षण ही होता है। देखो निरीक्षण और पर्यवेक्षण में अंतर होता है। निरीक्षण है ये क्या होता है, किसी संस्था प्रधान का या एक विशिष्ट व्यक्ति द्वारा उस क्षेत्र के अंदर एक अवलोकन किया जाता है, किसी चीज का निरीक्षण किया जाता है एक समय विशेष पर। और पर्यवेक्षण में क्या होता है, पर्यवेक्षण के अंदर सुधारात्मक प्रणाली होती है। पर्यवेक्षण में क्या होता है, सुधारात्मक परिवर्तन किया जाता है। यहां पर क्या होता है, पूर्व निर्धारित लक्ष्य, उस लक्ष्य के अनुसार, जैसे एक विद्यालय का औच्छिक निरीक्षण है वो निरीक्षण है। और विद्यालय के अंदर यदि कोई संस्था प्रधान है, वो विद्यालय स्टाफ के साथ विद्यालय अध्यापक को या नवाचार परिवर्तन हेतु या नई कोई चीज सिखाने हेतु कोई कार्य कर रहा है, वो कहलाता है पर्यवेक्षण। तो देखो श्रेष्ठों द्वारा अधीनस्थों के कार्यों की देखरेख करना, श्रेष्ठों द्वारा अधीनस्थों की प्रशंसा करना, संस्थान में संसाधनों में समन्वय, उपरोक्त छवि। देखिए जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है वो क्या करता है, उनके नीचे के जो अधीनस्थ व्यक्ति हैं उनके कार्यों की हमेशा क्या करता है, देखभाल करता है, यानी पर्यवेक्षण करता है। जैसे एक संस्था प्रधान है, वो विद्यालय के बच्चों के, विद्यालय शिक्षकों के साथ कौन सा कार्य हो रहा है उनकी देखभाल करना, उन पर निगरानी रखना और उनमें सुधारात्मक परिवर्तन करना, ये पर्यवेक्षण का कार्य है। और निरीक्षण होता है वो एक औच्छिक होता है, उसके अंदर कमियां क्या है उन चीजों को देखा जाता है। तो 1 नंबर ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कुल गुणवत्ता प्रबंधन का प्रथम चरण कौन होता है। गुणवत्ता प्रबंधन के ये चारों ही चरण होते हैं। देखिए सबसे पहले किया जाता है नियोजन। सबसे पहले क्या किया जाता है, नियोजन, यानी कि कोई ना कोई क्या बनाई जाती है, गुणवत्ता प्रबंधन हेतु एक विशिष्ट योजना निर्मित की जाती है। फिर उसका क्या किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, यानी कि उसमें क्या कमियां रह गई या कुछ नया परिवर्तन करना है तो उसका क्या करते हैं, निरीक्षण। निरीक्षण के बाद उसमें क्या किया जाता है, समन्वय। क्या करते हैं उसका, उसके अंदर समन्वय करके देखा जाता है। फिर उसकी क्या कर जाती है, अपने रिपोर्टिंग तैयार की जाती है। क्या तैयार करते हैं, रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग तैयार करते हैं। तो 1 नंबर प्रथम चरण कौन सा होता है, नियोजन, यानी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और अपने 4 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार किस आकार के विद्यालय भवन सर्वोत्तम माने जाते हैं। देखिए विद्यालय के आकार, विद्यालय आकार की यदि बात करते हैं, तिरछी, यू आकार के, एल आकार के, ओ आकार के। तो विद्यालय भवन है वो विभिन्न आकारों के बनाए जाते हैं। जैसे अपने सर्वश्रेष्ठ की बात करें तो यू है, आई है, एल है, वाई है, ये कई प्रकार के क्या होते हैं, विद्यालय के आकार होते हैं, है ना। तो उनमें देखना जो यू आकार होता है, अपने जो यू आकार का जो विद्यालय होता है, इसको क्या है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या मानता है, सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में, यानी उच्च श्रेणी के अंदर किस आकार के विद्यालयों को रखा जाता है, यू आकार के विद्यालय भवन को सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में रखा जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन है अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। आज के मॉडल का अंतिम क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से असंगत है, यानी कि इन चारों में से कौन सा है जो सही नहीं है। देखिए पंजीयक है, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, ये कौन आयोजित है, कहाँ स्थित है, बीकानेर के अंदर है, ये बिल्कुल राइट है। राजस्थान मदरसा बोर्ड कहाँ है, राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर के अंदर स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान अजमेर, ये गलत हो गया। कहाँ स्थित है, ये अपने उदयपुर के अंदर है। आर सरिट या आर सरिट है, कहाँ है, उदयपुर में है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, ये कहाँ स्थित है, ये अपने जयपुर के अंदर स्थित है। तो 3 नंबर ऑप्शन यानी सी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अजमेर की जगह क्या आएगा, ये कहाँ स्थित है, उदयपुर के अंदर स्थित है। तो ये हो गए अपने आज 10 मॉडल कंप्लीट हो गए हैं। मॉडल कंप्लीट 10 हो चुके हैं। सभी साथी मॉडल देखने के बाद अपना कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दें कि आपको हमारे द्वारा हल करवाए जा रहे मॉडल और तैयार किए गए मॉडल कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं एक नए मॉडल के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।